कल का पढ़ लिए? पूरा याद है? तो 2 मिनट में मैं रिकेप करता हूँ, फिर आपसे पूछूंगा। ये डायग्राम सबने उतार लिया था? लेसन कौन सा था कल हमारा? अंतःस्रावी ग्रंथि, इंग्लिश में एंडोक्राइन सिस्टम। और अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम में हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमारी पूरी बॉडी किसकी बनी है? सेल की। एक सेल या बहुत सारी सेल? किसी भी चीज को अगर सेल बोलना हो तो उसमें कितनी चीज होनी जरूरी है? 3। बीच के अंदर न्यूक्लियस के अंदर चारों तरफ एक झिल्ली, सेल में है कोशिका झिल्ली, और अंदर एक द्रव जिसका नाम कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म। सही है। जब बहुत सारी सेल आपस में मिलती है तो सेल के कंबाइन होने से क्या बनता है? उत्तक या टिश्यू। जब बहुत सारे उत्तक या टिश्यू मिलते हैं तो आप बताना उनके कंबाइन होने से क्या बनता है? अंग या ऑर्गन। और जब बहुत सारे अंग या ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो आप बताना क्या बनता है? बॉडी। ये आगे समझ में। उसके बाद मैंने आपको बताया था जब कोई चीज अंदर होती है और अंदर से बाहर निकल जाती है तो इस क्रिया को, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्रवण सिक्रेशन। और जो चीजें बाहर निकल जाती है उसे क्या बोलते हैं? स्रावी पदार्थ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी मैटर। स्रावी स्रावी पदार्थ निकलने के बेस पर आप मुझे बताना कोशिका कितने टाइप की होती है? 2। एक कोशिका ऐसी जो स्रावी पदार्थ बनाती है और बाहर निकालती है, उसे क्या बोलेंगे? स्रावी कोशिका। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिक्रेटरी सेल। और एक सेल ऐसी जो स्रावी पदार्थ ना तो बनाती है ना बाहर निकालती है, उसे क्या बोलेंगे? अस्रावी कोशिका। इस आधार पर उत्तक के टिश्यू भी कितने टाइप के हो गए? 2। स्रावी उत्तक और सिक्रेटरी टिश्यू और नॉन सिक्रेटरी टिश्यू। स्रावी जो उत्तक होता है उसको एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ग्रंथि। इंग्लिश में किसके नाम से जाना जाता है? ग्लैंड। तो ग्रंथि या ग्लैंड किसे कहते हैं? हमारी बॉडी में पाए जाने वाले स्रावी उत्तक या सिक्रेटरी टिश्यू को क्या बोलेंगे? ग्लैंड। और ग्लैंड कितने टाइप की होती है? 2। एक ग्लैंड ऐसी जो अपने स्रावी एक ग्लैंड ऐसी जो अपने स्रावी पदार्थ को डायरेक्ट डालती है। कहां पर? ब्लड के अंदर। ये डायरेक्ट क्यों डालती है? क्योंकि इसमें एब्सेंट होती है। कौन एब्सेंट होती है? नलिका या ट्यूब। तो ये अंदर डाल दी ना। अंदर किसके अंदर? ब्लड के अंदर। इसलिए इसे क्या बोलेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड। और इनसे निकलने वाले पदार्थ, स्रावी पदार्थ को क्या बोलेंगे? हार्मोन। और आपको पता है एक ग्रंथि ऐसी होती है जो अपने स्रावी पदार्थ सेक्रेटरी मैटर को नलिका या ट्यूब के थ्रू डालती। तो जो ट्यूब के थ्रू डालेगी, इस ट्यूब का एक सिरा तो एक सिरा तो ग्लैंड के अंदर है और एक सिरा कहां पर है? ब्लड के बाहर। तो ये अपने स्रावी पदार्थ को क्या ब्लड के अंदर डालेगी या बाहर डालेगी? इसलिए इस ग्रंथि को क्या बोलेंगे? भाई स्रावी ग्रंथि। इंग्लिश में एक्सोक्राइन ग्लैंड। और इससे निकलने वाले स्रावी पदार्थ को क्या बोलते हैं? एंजाइम। ये आगे समझ में। हमारी बॉडी में अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड एक होती है, बहुत सारी होती है? कितनी होती है? बहुत सारी। सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को मिला के हम एक नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है? अंतःस्रावी तंत्र। इंग्लिश में क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम। इस लेसन के अंदर हम अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ेंगे, भाई स्रावी ग्रंथि पढ़ेंगे। अंतःस्रावी और कितनी होती है वो मैंने आपको बताई थी। तो सबसे पहले आप बता दो हमारे ब्रेन में कितनी होती है? 2। एक हाइपोथैलेमस के अंदर और एक हाइपोथैलेमस के बाहर। हाइपोथैलेमस के अंदर जो होती है उसका नाम पीयूष या पिट्यूटरी, और हाइपोथैलेमस के जो बाहर होती है उसका नाम पीनियल। उसके बाद गर्दन या नेक में एस शेप की ग्लैंड होती है। क्या नाम है उसका? कौन सी ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड। उसके बाद आप मुझे बताना हमारी बॉडी को हमने एक डायफ्राम की तरह 2 पार्ट में डिवाइड करा था। ऊपर वाला भाग वक्स थोरैक्स, नीचे वाला भाग उधर ही एब्डोमेन। वक्स में 2 लंग्स होते हैं और लंग्स के बीच में एक ग्लैंड होती है। उस ग्लैंड का नाम क्या है? थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड। उसके बाद नीचे उधर का जो नीचे वाला भाग होता है, एब्डोमेन का जो नीचे वाला पार्ट होता है, वहां पर 2 किडनी है। दोनों किडनी के ऊपर एक एक ग्लैंड है। क्या नाम है उसका? एड्रिनल ग्लैंड। सही है। और एक ग्लैंड स्पेशल थी जो उधर के ऊपर वाले पार्ट में, उसका नाम अग्नाशय ग्रंथि। इंग्लिश में क्या है? पैनक्रियाज ग्लैंड। और आप बताना इसके बारे में स्पेशल बात क्या है? ये कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि। फिर मैंने आपको बताया था हमारी जितनी भी ग्लैंड है इसका कंट्रोल कौन करती है? पीयूष। इसलिए पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। लेकिन इस पीयूष का भी कंट्रोल कोई और करता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को क्या बोलेंगे? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। सेक्स ग्लैंड, सेक्स या लिंग किसे कहेंगे? जो किसी एक ही चीज में हो। तो आप मुझे बताना ऐसी ग्लैंड जो किसी एक में ही हो, मतलब या तो लड़कों में या लड़कियों में, इसे क्या बोलेंगे? सेक्स ग्लैंड। कौन कौन सी? अंडाशय और रसन, टेस्टिस और ओवरी। उसके बाद अगर मैंने क्वेश्चन पूछा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, लार्जेस्ट ग्लैंड, तो आंसर क्या आएगा? लीवर। लीवर सबसे बड़ी तो है, बट आप बता दो लीवर कैसी है? कैसी है भाई? स्रावी। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी कौन सी हो गई? कौन सी? थायराइड। स्मॉलेस्ट सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल। हो गया पूरा? सबने उतार लिया? अब पहले तो मुझे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, एसआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग। आरएस के जितना, मेंस के जितना लेंथी सिलेबस नहीं है आपका। तो इनमें से मैं बहुत
लिमिटेड चीजें पढ़ाऊंगा जो काम काम की होगी। मुझे ये बताना भी जरूरी है क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है आपको, ठीक है ना। तो मेरा लेवल वही रहेगा, बाहर से आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स मत लेना साइंस के, क्योंकि वो अगर उसको पढ़ोगे तो फिर वो आरएस की तैयारी होगी, वो आपकी एसआई की तैयारी नहीं होगी। इसलिए मैं यहाँ बनाऊंगा वो पढ़ना। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब एक एक ग्लैंड पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते हैं वो अग्नाशय से होते हैं। तो पहले हम पेनक्रियाज ग्लैंड को पढ़ते हैं। तो हेडिंग डाल लो। कुछ कुछ ग्लैंड को डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ ग्लैंड के बारे में एक लाइन ही पढ़ेंगे। हेडिंग डाल लो अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि पेनक्रियाज ग्लैंड। मेरे ऊपर का ऐसी चीज चला देना, इसे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाते। अग्नाशय ग्रंथि या पेनक्रियाज ग्लैंड। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने हेडिंग डाली अग्नाशय ग्रंथि, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अग्नाशय ग्रंथि के बारे में सुनना, पेनक्रियाज ग्लैंड। अग्नाशय ग्रंथि पढ़ रहे हैं तो इसको थोड़ा बड़ा करके बना देते हैं। मैंने अग्नाशय ग्रंथि को बड़ा कर दिया, ये रही हमारी अग्नाशय ग्रंथि पेनक्रियाज ग्लैंड। इतनी बड़ी होती नहीं है, पर क्योंकि मैं अग्नाशय ग्रंथि पढ़ा रहा हूँ इसलिए मुझे पढ़ाने के लिए इसको बड़ा करना पड़ेगा, मैंने बड़ा कर दिया। जब हम इस अग्नाशय ग्रंथि को देखेंगे तो हमको देखने पर पता लगेगा अग्नाशय ग्रंथि में सब जगह एक द्रव भरा हुआ है। द्रव का मतलब सब जगह एक फ्लूइड भरा हुआ है। तो पूरी अग्नाशय ग्रंथि में भरा हुआ है, बताना क्या भरा हुआ है? एक द्रव भरा हुआ है। द्रव का मतलब एक फ्लूइड भरा हुआ है। पूरी अग्नाशय ग्रंथि पेनक्रियाज ग्लैंड में एक द्रव भरा हुआ है। द्रव को इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्लूइड। और इस द्रव के अंदर, ये जो द्रव आपको दिख रहा है, इस द्रव के अंदर कोशिका पाई जाती है, ये सेल। और एक सेल नहीं पाई जाती, सेल के ग्रुप पाए जाते हैं। ये बहुत सारी सेल ग्रुप के रूप में इकट्ठी हो गई। तो हमारी अग्नाशय ग्रंथि के अंदर बहुत सारे कोशिका के समूह पाए जाते हैं। जैसे एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा। और आप बताना एक ग्रुप जो है ये किसके ग्रुप है? पहले आप बताओ किसके ग्रुप है। और ये कितने ग्रुप पाए जाते हैं? दो तीन या बहुत सारे? तो इसका मतलब अग्नाशय ग्रंथि में बहुत सारे, अग्नाशय ग्रंथि में दो ही चीज देखने को मिलती है, या तो ये द्रव मिलेगा, ये फ्लूइड जो आपको दिख रहा है, या फिर आपको मिलेंगे कोशिका के समूह। इसको हम बोलेंगे कोशिका के समूह। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ सेल। इसको हम बोलेंगे कोशिका के समूह। और इंग्लिश में आप बता दो क्या बोलेंगे हम? ग्रुप ऑफ सेल। चलो ये तो पता लग गया हमको दो चीज मिलती है, ग्रुप ऑफ सेल्स। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, अग्नाशय ग्रंथि में दो चीजें, आप बताना कौन कौन सी चीजें। पहली चीज क्या है? फ्लूइड। और दूसरा चीज क्या है? कोशिका का समूह। आपको कल भी मैंने बताया था अग्नाशय ग्रंथि के बारे में एक स्पेशल बात है। ये ग्रंथि आप मुझे बताना कैसी होती है, अंतःस्रावी होती है, बाह्य स्रावी, दोनों वेराइटी। तो जो द्रव वाला भाग दिख रहा है, जो फ्लूइड वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये द्रव वाला भाग इस ग्रंथि का बनाता है। इस ग्रंथि का कौन सा वाला भाग बनाता है? बाह्य स्रावी। ये जो फ्लूइड वाला पार्ट है इस ग्रंथि का कौन सा वाला पार्ट बनाएगा? और आप बता दो, बाह्य स्रावी भाग से हार्मोन निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं। तो आप बताओ इससे कौन सा पार्ट निकलेगा? एंजाइम। तो इसको हम बोलते हैं, ये है कौन सा वाला पार्ट है? एक्सोक्राइन पार्ट। और आप मुझे बताना जो कोशिका के समूह वाला पार्ट है, ये इस ग्रंथि का अंतःस्रावी भाग बनाएगा, बाह्य स्रावी? अब कॉमन सेंस की बात, अगर ये बाह्य स्रावी बना रहा है तो एक ही तो बच गया, कौन सा पार्ट बनाएगा? तो जो कोशिका के समूह है ये कौन सा वाला भाग बनाएगा? अंतःस्रावी भाग। और अंतःस्रावी भाग को आप बताना हम क्या बोलेंगे? अंतःस्रावी भाग को हम क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन पार्ट इंग्लिश में। चलो इसका मतलब ये मैंने प्रूव कर दिया कि ये ग्रंथि कैसी वाली होती है? मिश्रित। क्योंकि इसमें बाह्य स्रावी भाग, ये फ्लूइड होता है, ये इसका बाह्य स्रावी भाग है। और जो कोशिका के समूह है ये कौन सा भाग है? अच्छा, अब आप मुझे बताना, ये जो समूह दिख रहे हैं आपको, ग्रुप दिख रहे हैं सेल के, ये एक है बहुत सारे? थोड़ा वॉल्यूम तेज करना। आप बताना एक है बहुत सारे? बहुत सारे। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं आपको अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ा रहा हूँ, एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा पूरा फोकस अब इस ग्लैंड में केवल इस पर रहेगा। किस पर रहेगा? कोशिका के समूह। क्यों रहेगा? क्योंकि मैं बाह्य स्रावी पार्ट नहीं पढ़ाऊंगा आपको। कौन सा पार्ट पढ़ाऊंगा? तो हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे? अंतःस्रावी भाग। और अंतःस्रावी भाग किसका बना हुआ है? कोशिका के समूह का। अब थोड़ा सा एक बात सुनो, आप कभी ज्योग्राफी तो पढ़ी है ना आपने? ज्योग्राफी में आपने थोड़ी सी एक चीज देखी होगी, कोई भी जमीन का टुकड़ा, जमीन का टुकड़े का मतलब भूभाग या लैंड, जिसके चारों तरफ भरा हो पानी। कोई भी जमीन का टुकड़ा, भूभाग जिसके चारों तरफ पानी भरा होता है, ऐसे जमीन के टुकड़े को क्या बोलते हैं? ऐसे जमीन के टुकड़े को क्या बोलते हैं? द्वीप। और द्वीप को इंग्लिश में बोलते हैं आइलैंड। द्वीप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइलैंड। ये पता है सबको? अब इस बात को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। आप मुझे बताना, थोड़ा गौर करके देखना, ये जो कोशिका का समूह है इसको यहाँ रखो, और ये जो द्रव है इसको मैं सही बना देता हूँ। अगर आप एक ग्रुप को देखोगे तो आपको लगेगा कि जो कोशिका का समूह दिख रहा है आपको, ये कोशिका का समूह तो जमीन के टुकड़े की तरह हो गया।
कोशागर समूह जमीन के टुकड़े की तरह हो गया। और आप मुझे बताना ये जो द्रव दिख रहा है बताना किसकी तरह हो गया, पानी की तरह। सब जगह देख लो, ये जो कोशागर समूह है तो जमीन के टुकड़े की तरह लग रहा है, और आप बताना जो द्रव दिख रहा है, द्रव किसकी तरह दिख रहा है, पानी की तरह। इसका मतलब दूर से देखने पर ऐसा लगेगा, जब हम इस अग्नाश ग्रंथि को दूर से देखेंगे, कि जो कोशागर समूह है ये किसकी तरह लग रहे हैं, द्वीप की तरह। किसकी तरह लग रहे हैं, द्वीप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइलैंड। तो एक द्वीप ये रहा, जैसे लग रहा है ये कोई जमीन का टुकड़ा, ये रहा पानी, तो एक द्वीप ये रहा, एक द्वीप ये रहा, इतने सारे द्वीप हो गए। तो जो कोशागर समूह है ये दिखने में द्वीप की तरह दिखते हैं, इसी कारण इस कोशागर समूह को एक और नाम से जानते हैं। और आप बताना इस कोशागर समूह को हम क्या बोलेंगे, द्वीप। बताओ क्या बोलेंगे, द्वीप। एक द्वीप है, बहुत सारे द्वीप है, तो इन सब बहुत सारे द्वीप को मिला के हम क्या बोलेंगे, बहुत सारे द्वीप है ना, एक एरा एक एरा एक एरा, इन सबको मिला के हम बोलेंगे द्वीप समूह। बताओ सबको मिला के क्या बोलेंगे। और द्वीप समूह को इंग्लिश में हम बोलेंगे आइलैंड्स। बताना इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आइलैंड्स। तो द्वीप समूह आ गए। इन द्वीप समूह को सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने देखा था, इन द्वीप समूह को सबसे पहले एक वैज्ञानिक ने देखा था, उस वैज्ञानिक का नाम था लैंगरहैंस। वैज्ञानिक का नाम क्या था, इसलिए आप बताना इसको हम बोलते हैं लैंगरहैंस के द्वीप समूह। बताओ क्या बोलेंगे, लैंगरहैंस के द्वीप समूह। लैंगरहैंस किसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम, इंग्लिश में आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस। ये हो गया आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस। वापस आप बताओ तो इस ग्लैंड के कितने भाग होते हैं, कौन कौन सा भाग, बाह्य स्रावी भाग, और अब आप मुझे बताना अंत स्रावी भाग कौन बनाता है इसका, कोशिका समूह। और इसी कोशिका समूह को क्या बोलते हैं हम, लैंगरहैंस के द्वीप समूह। इसका मतलब लैंगरहैंस का द्वीप समूह इस ग्लैंड का कौन सा वाला भाग बनाता है, अंत स्रावी भाग। अब चलो एक काम करते हैं, कितने द्वीप है, बहुत सारे, किसी एक द्वीप को देख लो, किसी एक द्वीप को देखते हैं, पूरा फोकस होकर सुनना मुझे। इसको देख लो, बताना इस एक द्वीप में कितनी सेल है, एक सेल है, बहुत सारी सेल है। तो इस द्वीप में सेल तो बहुत सारी है, लेकिन इसकी वेराइटी 3 है। सेल इस क्लास में कितने स्टूडेंट है, बहुत सारे, और आप बताना वेराइटी कितनी है, 2 लड़के और। ठीक इसी प्रकार से आप मुझे बताना इसके अंदर ये जो एक द्वीप है, किसी भी एक द्वीप को देख लो, इसमें सेल तो बहुत सारी है, पर वेराइटी कितनी है, 3। वेराइटी कितनी है, 3। तो आप मुझे बताना जो लैंगरहैंस के द्वीप समूह है इसमें सेल पाई जाती है बहुत सारी, पर आप बताना टाइप कितने होते हैं, 3। तो 3 टाइप की पाई जाती है। आप बताना क्या पाई जाती है, 3 टाइप की सेल। और जो 3 टाइप की सेल है वो 3 टाइप की सेल, मैं जो बोलूं वो याद रखना है आपको। सेल 3 टाइप की है, एक सेल बोलूंगा तो अपना आप याद, तीनों याद आ जाएंगे। तो 3 टाइप की सेल है, एक सेल का नाम है एल्फा सेल। बताना क्या नाम है, इसको एल्फा को ऐसे बोलते हैं, एल्फा कोशिका। एक सेल का नाम है एल्फा कोशिका, तो दूसरे का नाम, और तीसरे का नाम गामा सेल। तो ये हो गई बीटा सेल, और आप मुझे बताना ये कौन सी हो गई, गामा सेल। कितनी सेल है, अच्छा बताना ये तीनों सेल कौन सा वाला भाग बना रही है, लैंगरहैंस। और लैंगरहैंस का द्वीप समूह कौन सा भाग बनाती है, अंतःस्रावी। और अंतःस्रावी भाग से क्या बाहर निकलते हैं, हार्म। क्या बाहर निकलते हैं, इसका मतलब इन तीनों सेल से क्या बाहर निकलेंगे, हार्मोन। और हमको तीनों सेल से क्या निकलते हैं वो याद नहीं रखना, जो मैं बोलूं वो पढ़ना आप, हमको बस बीटा सेल याद रखनी है। इन तीनों सेल से हार्मोन निकलते हैं, आपको जो मैं बोलूं वो याद रखना, बस बीटा सेल याद रखना है। तो बीटा सेल से एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन को बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन। बताना कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। तो अब हम पढ़ेंगे इंसुलिन हार्मोन, पर इससे पहले हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है, जल्दी बताओ कहां से निकलता है, बीटा सेल। और अगर ऑप्शन में बीटा सेल नहीं है तो क्या बोलोगे, लैंगरहैंस का द्वीप समूह। और ऑप्शन में लैंगरहैंस का द्वीप समूह भी नहीं है तो फिर आंसर क्या दोगे, अग्नाश से। ये आगे समझ में। अल्फा कोशिका से भी हार्मोन निकलता है, गामा कोशिका से भी हार्मोन निकलता है, पर वापस मैं आपको बता देता हूँ, आपके लेवल पर कभी नहीं आएगा। अब मैं पढ़ा दूंगा, पढ़ाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप वो चीजें याद रख लो जो अभी आपकी एसआई के एग्जाम में तो इम्पॉसिबल है आना। तो बस इंसुलिन हार्मोन पढ़ता है, अल्फा भी होती है, बीटा भी होती है, गामा भी होती है। अब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। पर ये उतारो, क्लास का आपका 7 बजे का टाइम है। मैं आपको साफ साफ बोल देता हूँ, कल मैं मेरे आने के बाद आने दूंगा नहीं आपको। मैं आज भी 7 बजे आके बाहर वेट कर लिया था मैंने। 7 बजे अगर आप आ सको तो कल आ जाना, वरना मत आना। आपको लग रहा है कि सर सर आने देंगे, ऐसा इस चीज को सोचना मत, मैं आने नहीं दूंगा कल। माइक, किसी माइक को पीछे देना है कोई।
दे दो इनको। क्या आज फर्स्ट डे आपका? नहीं तो सॉरी सर, लेट हो गई, ऑटो नहीं मिला था जो। कल भी लेट होगी, कल भी नहीं मिलेगा ऑटो तो। कल से ट्राई करूंगी, जल्दी आ जाऊंगी। सॉरी नहीं, आप ट्राई करती रहना, मैं आने नहीं दूंगा। सॉरी। अगर आपको लगता है 7 बजे आ जाओगी और ट्राई करते करते 7:10 हो गए तो फिर बाहर ही रहना आप। ट्राई मत करना, कल आना है आपको। ओके। साइंस से वैसे तब समझ में आ जाएगी जब समझ में आएगी जब क्लास में प्रेजेंट हो। लेट आने से वैसे समझ में नहीं आएगी। हो गया। अपनी अपनी लैंग्वेज लिखना आप, दोनों मत लिखने लग जाना। जो दोनों होगा मैं खुद बोल दूंगा आपको कि इसको दोनों में लिख लो। मेरा काम SI के जो भी साइंस के क्वेश्चन है सबको सही कराना है और कर दोगे आप। जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, जो साइंस का बायोलॉजी का सिलेबस है उसकी बात कर रहा हूँ। पहले पढ़ा हुआ है, नोट्स लेना मत। मैंने पहले भी बोल रहा हूँ आपको, अभी भी बोल रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे खुद ही आप। जहाँ समझ में नहीं आए खड़े होके पूछ लेना। उतारना है काम, थोड़ा तेजी से करना आप, स्पीड से। हो गया। चले हम आगे। तो एक लाइन लिखना। अग्नाशय ग्रंथि में पाए जाने वाले लैंगरहैंस के द्वीप समूह। आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस, आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस विच इज प्रेजेंट, आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस विच इज प्रेजेंट इन द पेनक्रियाज ग्लैंड। अग्नाशय ग्रंथि में पाए जाने वाले लैंगरहैंस के द्वीप समूह। अग्नाशय ग्रंथि में पाए जाने वाले लैंगरहैंस के द्वीप समूह। आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस विच इज प्रेजेंट इन पेनक्रियाज ग्लैंड। This is present in pancreas gland. Form endocrine part of pancreas gland. अग्नाशय ग्रंथि का अंतस्रावी भाग बनाते हैं। लैंगरहैंस के द्वीप समूह अग्नाशय ग्रंथि का अंतस्रावी भाग बनाते हैं। फॉर्म एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज ग्लैंड। फॉर्म एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज ग्लैंड। आगे समझ में क्या लिखा है मैंने? लैंगरहैंस के द्वीप समूह अग्नाशय ग्रंथि का कौन सा भाग बनाते हैं? अंतस्रावी भाग बनाते हैं। तो अब अंतस्रावी क्या होता है तो समझ गए आप, कल बता दिए सब मैंने। लिखना, लाइन चेंज करना। ये किसका बना है? सेल का। कितनी सेल का? वो सॉरी, पर टाइप 3 लिखना। इसमें 3 प्रकार की कोशिका होती। इट हैज 3 टाइप्स ऑफ सेल। इसमें 3 प्रकार की कोशिका होती है। इट हैज 3 टाइप्स ऑफ सेल। इसमें 3 प्रकार की कोशिका होती है। इट हैज 3 टाइप्स ऑफ सेल। इसमें 3 प्रकार की कोशिका होती है। इट हैज 3 टाइप्स ऑफ सेल। वो नाम आपने पहले लिख ली, कौन कौन सी? अल्फा बीटा गामा। उसको स्पेशल लिखना नहीं है। अब जो मैं लिखा रहा हूँ एग्जाम का फेमस, आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, लिखना। बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है।
बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल। बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल। बस ठीक, ये हो गया। अब हमको पढ़ना है इंसुलिन हार्मोन काम क्या करता है। ठीक है, तो हेडिंग डालना, अलग से डालो इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन निकलता कहां से, वो हो गया। अब इंसुलिन हार्मोन क्या काम करेगा वो हम देखते हैं। इंसुलिन हार्मोन के काम, इंसुलिन हार्मोन डाल लो बस हेडिंग। चलो अब बस देखना, थोड़ा मुश्किल है, पर ये जो आधा घंटे का टाइम जाएगा ये बायोलॉजी का बहुत बड़ा आधार बनेगा, क्योंकि एक ऐसी चीज हम पढ़ने वाले हैं जो डेली आएगी, जिसके बिना बायोलॉजी हो नहीं सकता। तो थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले बताओ, हमारी पूरी बॉडी किसकी बनी है? सेल की। एक सेल ही, बहुत सारी सेल? ये मैंने सेल बना दी। और आपको बताओ तो सेल में बहुत सारी चीज पाई जाती है। न्यूक्लियस बीच में, केंद्रक, और अंदर यहाँ पर क्या भरा रहता है? कोशिका द्रव। इंग्लिश में क्या भरा रहता है? साइटोप्लाज्म। सही है। कल की क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी, और अच्छा मैं एक बात और बता रहा हूँ, कल मेरे आने से पहले आ जाना। और आप साइंस पे कमांड करना चाहते हो कि हर क्वेश्चन कर दो आप, SI का तो हर क्वेश्चन कर दोगे। मेरी क्लास रेगुलर ले लेना और डिसिप्लिन से ले लेना। और कभी आओगे कभी नहीं आएगा तो फिर तो एक अलग बात है। तो मैंने कल एक चीज आपको बता दी, किसी भी सेल में 3 चीज के अलावा कोई दूसरी चीज मिलती है तो बताना वो कहां मिलेगी? साइटोप्लाज्म। आपको पता 3 चीज थी, अंदर बीच में न्यूक्लियस था, यहाँ पर कोशिका द्रव भरा हुआ था, और मैंने कहा था किसी भी सेल में इन 3 के अलावा कोई और चीज है तो कहां पर मिलेगी? कोशिका द्रव में। तो मैं एक अलग से चीज बना देता हूं, उसको मैं बड़ा करके बनाना हूं, और वो ये है। ये इतनी बड़ी होती नहीं, पर इसको मुझे अभी पढ़ाना है इसलिए मैंने इसको इतना बड़ा कर दिया। तो ये हमारे सेल में पाया जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया। सुना है कि कभी आपने नाम? बताना कौन है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। चलो ये माइटोकॉन्ड्रिया। अब सबसे पहले तो बता दो, माइटोकॉन्ड्रिया पाया कहां पर जाता है? सेल में, कोशिका में पाया जाता है। पर कोशिका में कहां पर पाया जाता है? कोशिका द्रव में। इंग्लिश में कहां पर पाया जाता है? साइटोप्लाज्म। ये इतना बड़ा होता है क्या? नहीं। कितना सा होता है? छोटा। ये तो पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने बड़ा कर दिया। अभी मैंने न्यूक्लियस कुछ नहीं बनाया यहाँ पर, क्योंकि मुझे उससे मतलब ही नहीं है। अभी किससे मतलब है? माइटोकॉन्ड्रिया से। चलो ठीक है, अब आगे की बात। और आपको सबको जवाब देते हैं ना, बोलते हैं ना, उबासी लेना मत, बिल्कुल फोकस होकर सुनना और ना के आना, ताकि पूरी एनर्जी आपकी क्लास में लगे। तो आप मुझे बताना, ये माइटोकॉन्ड्रिया, आप देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक बहुत बड़ा काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें एक बहुत बड़ा काम होता है जो सिर्फ यही हो सकता है। और वो काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में 2 लोग जुड़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 लोग जुड़ जाते हैं, उनमें से एक है ग्लूकोज। बताना कौन है? नाम तो सुना ही है आपने, ग्लूकोज। अभी ग्लूकोज कहां से है वो बाद में देखेंगे। एक तो ग्लूकोज है और एक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का भी नाम सुना है आपने, ऑक्सीजन तो जानते हो आप। ये 2 लोग माइटोकॉन्ड्रिया में जुड़ जाते हैं। ये 2 लोग माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा कोई और कहीं नहीं जुड़ सकते। कौन कौन 2 लोग? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जुड़ जाएंगे तो उनके जुड़ने से एक चीज बनेगी। इन दोनों के जुड़ने से एक चीज बनेगी। बताना किन दोनों के जुड़ने से? ग्लूकोज और ऑक्सीजन के जुड़ने से एक चीज बनेगी, और जो चीज बनेगी उस चीज को हम बोलेंगे एनर्जी। बताना उसको क्या बोलेंगे? एनर्जी। और हिंदी में आप मुझे बताना उसको क्या बोलेंगे? ऊर्जा। तो सबसे पहले तो आपने सुना होगा एनर्जी। बताओ हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है कहां बनती है? सेल में। पर सेल में भी एनर्जी कहां बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो पूरी जो एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस। क्या बोलते हैं? एनर्जी का घर, पावर हाउस। पावर हाउस का मतलब ऐसा घर जहां पर बनती है। बताना क्या बनती है? तो घर को कैसे घर को क्या बोलते हैं? ग्रह। देख लेना ग्रह कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते होंगे शायद, ग्रह। और पावर का मतलब शक्ति। शक्ति लिख दो या ऊर्जा लिख दो, एक ही बात है। तो क्वेश्चन ये आ जाए, पावर हाउस किसे कहते हैं? जल्दी बता दो, पावर हाउस किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। चलो ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगी? एनर्जी। अब आगे वाली बात सुनना, हम एनर्जी क्यों बनाते हैं? इस एनर्जी का क्या करेंगे? हमारी बॉडी क्यों एनर्जी बना रही है? तो ध्यान से सुनना। आपने बचपन में एक चीज सुनी होगी, और नहीं सुनी होगी तो सुनो। कोई भी काम करने के लिए, कैसे भी काम कर लो आप, कैसे भी काम कर लो, चल लो, घूम लो, गाड़ी चला लो, कुछ भी काम करो आप, दुनिया का हर छोटे से और बड़ा काम केवल और केवल तब होगा जब उसको मिले, क्या मिले? ऊर्जा। इसका मतलब एनर्जी होगी तभी क्या होगा? काम। कोई भी काम केवल और केवल तभी हो सकता है जब हमारे पास क्या हो? एनर्जी। बिना एनर्जी के कभी कोई काम नहीं होता। वापस आप मुझे बता दो, काम कब होगा? जब क्या होगी? और अगर एनर्जी नहीं होगी तो काम। तो चलो आपको ये पता लग गया, तो ध्यान से सुनना। ये ऊर्जा हम क्यों मना रहे हैं? जो ऊर्जा आपको दिख रही है हम क्यों मना रहे हैं? ये ऊर्जा हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है।
हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे अंग है, अंग को इंग्लिश में बताना क्या बोलेंगे, ऑर्गन। और आपको पता है अगर आप चाहते हो आपकी बॉडी का हर ऑर्गन काम करे, आंखें काम करें, आंख के क्या काम करती, देखने का काम, नाक से सूंघने का काम होता है, हाथों से पकड़ने का काम होता है, हाथों से मूवमेंट करते हैं, दिमाग से सोचते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है और हर अंग काम करते हैं। अब ये जितने भी ऑर्गन है काम केवल तभी करेंगे, पहले काम को इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन, काम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन है काम तब करेंगे जब बताना क्या हो मिल जाएगी उनको, एनर्जी। इसका मतलब ये जो एनर्जी है, एनर्जी बनना इसलिए जरूरी है ताकि इसको लेके, इस एनर्जी को लेके हमारी बॉडी का हर ऑर्गन क्या कर पाए, काम। अब आप मुझे बताना अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं बनेगी, मान लो नहीं बन रही आपके अंदर एनर्जी नहीं बन रही, तो आप बताना आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन काम करेगा नहीं करेगा, ना किडनी काम करेगी, ना लंग्स काम करेंगे, ना दिल काम करेगा, ना ब्रेन काम करेगा, ना हाथ काम करेंगे, कोई काम नहीं करेगा और हमारी क्या हो जाएगी, डेथ। हम जिंदा क्यों हैं, बोलो हम जिंदा क्यों हैं, क्योंकि हमारे ऑर्गन क्या कर रहे हैं और हमारे ऑर्गन काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या बन रही है और हमारे अंदर एनर्जी क्यों बन रही है, क्योंकि हमारे अंदर ये दोनों जुड़ रहे हैं। और हमारे अंदर ये दोनों क्यों जुड़ रहे हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया। तो बताओ क्या बिना माइटोकॉन्ड्रिया के आप जिंदा रह सकते हो क्या, नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो बहुत काम की चीज है। चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का चक्कर समझ में आ गया। बस अब एक चीज और समझते हैं, मैंने समझा तो दिया, अब मुझे आपको ये बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज कहां से आ रहा है। ये आपने लिख तो बहुत आसानी से दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया में दो लोग जुड़ जाते हैं, कौन कौन जुड़ जाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन, ग्लूकोज कहां से आता है। तो इसको समझाने के लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा, थोड़ी सी बात और सुनना। आप सबको पता है कल की क्लास इंपॉर्टेंट जो नहीं था वो इसको वीडियो के रूप में देख लेना, कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। हमारी पूरी बॉडी में, कल मैंने बताया था हमारी पूरी बॉडी में भरा हुआ है, पता ना हमारी पूरी बॉडी में क्या भरा हुआ है, ब्लड। हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या भरा हुआ है, ब्लड। अब काम की बात सुनो, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड भरा हुआ है, लेकिन हमारे अंदर जो ब्लड भरा होता है ये पाइप में भरा होता है। हमारे अंदर जो ब्लड है ये किस में भरा होता है, पाइप में। जैसे आपको पता पानी होता है, पानी नदी के अंदर भी होता है और पानी पाइपलाइन के अंदर भी होता है। ठीक इसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड तो मिलता है सब जगह, लेकिन हमारे अंदर जो ब्लड होता है ये ब्लड एक पाइप के अंदर पैक होता है। ये रहा ब्लड, हमारे अंदर जो ब्लड होता है ये एक पाइप के अंदर पैक होता है। तो इसका मतलब आप मुझे बताना, ये तो हो गया अंदर ब्लड, और ये जो पाइप है इस पाइप को हम बोलेंगे, क्योंकि इस पाइप में रक्त है इसलिए से हम बोलेंगे रक्त वाहिनी। क्या बोलेंगे, इस पाइप को इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे ब्लड वेसल। तो वापस आप मुझे बताओ ब्लड वेसल किसे कहेंगे, ऐसा पाइप या ऐसी ट्यूब जिसमें हो कौन हो, ब्लड, उसे हम क्या बोलेंगे, ब्लड वेसल। हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलना सीख लो। बोलो क्या लिखा हुआ है, ब्लड वेसल। अब वापस बताओ हमारे अंदर ब्लड ऊपर है नीचे, कहां पर है ब्लड, ऊपर भी है नीचे भी है, सब जगह है। तो हमारे अंदर सब जगह वो है। किसी स्टाफ को बैठा तो बार बार बच्चे परेशान करेंगे, ये दो इनको माइक जो आ रहे हैं इनको आने क्यों दे रहे हो आप, कभी भी टाइम थोड़ी कभी उठ के आ जाएंगे। अब आप मुझे बताना हमारी पूरी बॉडी में क्या भरा हुआ है, ऊपर है नीचे, सभी जगह है। और आप बताना ब्लड होता कहां पर है, ब्लड जितना भी ब्लड होता है वो होता कहां पर है, ब्लड वेसल के अंदर। हमारी पूरी बॉडी में जहां भी ब्लड है वो आप मुझे बताना ब्लड पाया कहां जाता है, पाइप के अंदर, और इन पाइप को क्या बोलेंगे, ब्लड वेसल। अब मुझे एक बार बताना क्या मेरे यहाँ पर ब्लड है, यहाँ पर ब्लड है, इसका अंदर यहाँ पर होगी कौन होगी, ब्लड वेसल। क्या यहाँ पर ब्लड है तो यहाँ भी क्या होगी, ब्लड वेसल। क्या यहाँ पर ब्लड है और मेरी बॉडी में ब्लड कहां पर है, सब जगह, इसका अंदर सब जगह है। क्या इसका मतलब हमारी बॉडी में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां नहीं हो, क्या नहीं हो, ब्लड वेसल। जहां जहां होगा ब्लड वहां होगी। तो आपको पता लगे ब्लड वेसल सब जगह है। अब वापस इधर में आ जाता हूं। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं हमारी बॉडी किसकी बनी है तो आंसर बोलना सेल, और मैं क्वेश्चन पूछूं हमारी बॉडी में क्या भरा रहता है तो आंसर, और ब्लड कहां पर होता है, ब्लड वेसल। तो ये तो मैंने क्या बना दिया आपके सामने, सेल, और सेल में क्या हुआ था वो बता दिया। इसमें कोई डाउट है किसी को, अब आगे चलते हैं। क्या वो लेट क्यों आए हो तुम, फर्स्ट डे पहला इतना सर आज। क्या, हाँ जी। चलो अब जो भी आए उनको माइक दे देना, बैठ जाओ। जो फर्स्ट डे इनका आज ही एडमिशन हुआ है। अब आगे देखना, अब मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा और आगे बताता हूँ। अब आगे देखो, अब हमारी यहाँ अभी आपने खुद ने बताया हमारी पूरी बॉडी में क्या भरा रहता है, बता दो आप, ब्लड। हमारी पूरी बॉडी में ब्लड रहता है, और ये रहा ब्लड, और ब्लड किस में पाया जाता है, ब्लड वेसल में। तो ये डायग्राम समझ में आ गया होगा आपको पूरा। और यहाँ लिख लेता हूँ मैं ब्लड वेसल, इस जगह पर मैं लिख लेता हूँ, बता दो ये क्या है, ये ब्लड वेसल। हिंदी में रक्त, वहां पीछे से देख लेना, ब्लड वेसल रक्तवाहिनी। चलो ठीक है, ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल को हम बोलते हैं रक्तवाहिनी। से पीछे वाला जो डायग्राम है उसमें लिखी हुई। अब आगे देखना, वो है हमारा ब्लड और ये है हमारी सेल। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ जो पूरी बायोलॉजी में काम आएगा, बहुत काम की चीज है। और वो काम की चीज क्या है उसको सुनना। हम कुछ भी खाते हैं और पीते हैं,
हम जो कुछ भी खाते हैं और पीते हैं, आप मुझे बताना, सब खाने वाली चीज और पीने वाली चीज पहले जाती है कहां? जाती है ब्लड में। आप कुछ भी खाओ, हर खाने और पीने वाली चीज कहां पर जाएगी? ब्लड में। ये आगे से एक बार दोबारा बोल दो, कुछ भी खा लो कुछ भी पी लो, इसका टेम्परेचर और कम कर दो। कुछ भी खा लो कुछ भी पी लो, सब चीज कहां जाएगी? चाय पी लो चाय कहां जाएगी? पानी पी लो पानी कहां जाएगा? खाना खा लो रोटी खा लो कहां जाएगी? पानी पी लो कहां जाएगी? हर चीज। मेरा सर दर्द हो रहा है अभी तो मैंने टेबलेट खा ली, ये रही टेबलेट। बताना, टेबलेट खाऊंगा ये यहाँ जाएगी क्या? नहीं, ये कहां जाएगी? ब्लड में। ये टेबलेट सबसे पहले कहां जाएगी? ब्लड में। अच्छा बताना, ब्लड कल भी मैंने बताया था ब्लड रुका रहता है, ब्लड घूमता रहता है। तो आप बताना, ये टेबलेट जो थी मैंने खाई, ये दर्द की है, पेन किलर है, इससे दर्द खत्म हो जाता है। तो आप बताना, जैसे मैंने खाई ये कहां जाएगी? ब्लड में। और मेरा ब्लड यहीं रुका हुआ है, ऊपर भी जाएगा। और इस ब्लड में कौन मिला हुआ है अभी? टेबलेट। तो जैसे ब्लड ऊपर गया टेबलेट, और ऊपर का दर्द सही। और आप बताना, यही टेबलेट नीचे भी जाएगी क्या? नीचे भी जाएगी, तो नीचे का दर्द भी सही। तो एक ही टेबलेट सर दर्द भी सही कर रही है, एक ही टेबलेट नीचे का दर्द भी सही कर रही है। ये आगे समझ में? तो वापस आप मुझे बताना, बहुत काम की चीज है। कुछ भी खा लो कुछ भी पी लो, हर चीज सबसे पहले कहां पर जाती है? ब्लड में जाती है। चलो सीखते हैं, कुछ भी खा लो कुछ भी पी लो। तो खाते हैं फिर हम। बताओ क्या खा रहे हो आप? जो खाते हो वही खा रहे हो? क्या खा रहे हो? फूड। और आप बताना, फूड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चलो आप मुझे बताना, हम क्या खा रहे हैं? खाना। क्या खा रहे हैं हम? खाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फूड। अब मेरी लैंग्वेज सुनना। खाना जो होता है, मैं खाना आपको बाद में पढ़ाऊंगा खाने में क्या क्या होता है, अभी तो बस मेरी बात सुनना। हमारे खाने में सबसे ज्यादा होती है ग्लूकोज। बताओ हमारे खाने में सबसे ज्यादा क्या होती है? अगर मैं बोल रहा हूं आप खाना खा रहे हो, तो हमारे खाने में, मैं नहीं बोल रहा खाने का मतलब ग्लूकोज होती है, पर हमारे खाने में सबसे ज्यादा क्या होती है? ग्लूकोज। अगर आप कुछ भी खाना खा लो उसमें 100% होगा, क्या होगा उसमें? ग्लूकोज। तो एक बार दोबारा बता दो, हमारे खाने में क्या होती है? ग्लूकोज। चलो ठीक है, हमारे खाने में ग्लूकोज होती है। अब मेरी लैंग्वेज, अब मेरी बातें सुनना। अब हमारे खाने में ग्लूकोज। अब मैंने क्या बताया बताना, कुछ भी खा लो कुछ भी पी लो, कहां जाएगा? और क्या खा रहे हो आप? खाना। खाने में क्या है? तो ग्लूकोज कहां आ जाएगी? कहां आ जाएगी ग्लूकोज? ब्लड में। तो ग्लूकोज आ गई ब्लड में, ये आ गई। बताओ कौन आ गई? कहां पर आ गई? अब ये ग्लूकोज यहां ही रहेगी, ब्लड के साथ घूमती रहेगी। तो ये ग्लूकोज पूरे ब्लड में गई, ये आगे समझ में? तो ये भी आगे। जी का मतलब क्या लिखा हुआ है? चलो अब आप मुझे बताना, इस ग्लूकोज को पहुंचाना है। बताओ इस ग्लूकोज को हमको कहां पर पहुंचाना है? जैसे ही ग्लूकोज ब्लड में आई, ध्यान से सुनते हैं ना, जैसे ही ग्लूकोज कहां पर आई? ब्लड में। ये ग्लूकोज इस ब्लड को बोलेगी, ब्लड में तेरे अंदर आ तो गई, क्योंकि कुछ भी खाते पीते हैं तो सबको तेरे अंदर ही आना पड़ता है, पर मुझे तेरे अंदर से निकल के जाना है। कहां पर जाना है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर जाना है? माइटोकॉन्ड्रिया में। मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा है। बताना इस ग्लूकोज का दोस्त कौन है? तो ये बोलता है कि मुझे यहां से निकलना है और मुझे मेरे दोस्त के पास जाना है। कौन बोल रहा है बात? ग्लूकोज। किसको बोल रहा है? किसको बोल रहा है? ब्लड को, कि मुझे तेरे अंदर से निकल के जाना है। कहां पर जाना है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और जाके आप मुझे बताना क्या बनाना है? एनर्जी। अब आप मुझे बताना, ग्लूकोज निकल जाता है बाहर, किससे बाहर निकल जाता है? ब्लड से, क्योंकि ये बोल दिया कि मुझे तो जाना है। और ब्लड भी बोलता है जा, ताकि मैं खाली हूं, ताकि दूसरी चीज आए। एक बार बताना, कुछ भी खा लो पी लो तो यहाँ आएगा, तो उसको खाली भी तो करना पड़ेगा। तो ब्लड भी बोलता जाओ, तो ग्लूकोज आ जाता है इधर बाहर। और जैसे ही ग्लूकोज आ गया, बताना कौन आ गया बाहर? किससे बाहर आ गया? ब्लड से। और अभी चलेगा, बताना कहां जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। पर बताना, चलने के लिए क्या चाहिए हमको? पैर चाहिए चलने के लिए। आप मुझे बताना, चलने के लिए हमको क्या चाहिए? पैर। तो आप मुझे बताना, जैसे ही चलना स्टार्ट करेगा तो आप मुझे बताना, इसको पता लगेगा इसके तो हाथ पांव नहीं है। तो आप मुझे बताना, निकल तो गया, किससे निकल गया? ब्लड से, पर ये चल ही नहीं पा रहा। बताओ ये चल क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि इसके पास नहीं है। बताना क्या नहीं है इसके पास? तो आप मुझे बताना, जब ये बाहर आ गया तो अब चल ही नहीं पाएगा। अंदर तो ब्लड को बोल के आ गया कि मैं जाऊंगा, मेरा दोस्त मेरा एंजॉय कर रहा है। जैसे इसको बाहर आके पता लगता है हाथ पांव नहीं है मेरे। अगर ये अंदर ही अपने अंदर ध्यान दे लेता तो ब्लड से ऐसे लड़ाई तो नहीं करता ना। अब ये बाहर भी आ गया और ये जा भी नहीं पा रहा, इसका दोस्त वेट कर रहा है और ये जा ही नहीं पा रहा। तो बताओ क्या करने लग जाता है? रोने लग जाता है। कौन रोने लग जाता है? एक बार तेज बोलो, कौन रोने लग जाता है? बताओ ग्लूकोज क्यों रोने लग जाता है? क्योंकि ये ब्लड से बाहर आ गया, इसको पता चला इसके पास नहीं है, क्या नहीं है, और इसको जाना है वहां तक। बताना कहां तक जाना है? माइटोकॉन्ड्रिया तक। और जुड़ना है किससे? जुड़ना है। तो ये रोता रहता है रोता रहता है, और फिर इसके रोने की आवाज वो सुनता है जिसने इस दुनिया को बनाया, वो आता है। बताना कौन आता है? जिसने इस दुनिया को बनाया है। तो आप मुझे बताना, जब भी कोई रोता है तो वो आता है जो इस दुनिया को बनाता है। तो जो जिसने भी इस दुनिया को बनाया है वो आता है इसके पास और पूछता है, बताओ क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तो ये बोलता है कि आपने कैसे बनाया है मुझे? मेरे हाथ पांव नहीं है, कम से कम मेरे हाथ पांव तो बना देते, मैं चल ही नहीं पा रहा। तो बनाने वाला भी इसको देखता है तो बोलता है हाँ तुम्हारे हाथ पांव तो मैंने बनाई नहीं।
तो बनाने वाला बोलता है तो मुझे एक दिन का समय दो, मैं तुम्हारे लिए कोई सोल्यूशन निकालूंगा। बताना कौन बोलता है बात? पीछे वाले भी बोलो, कौन बोलता है बात? बनाने वाला बोलता है। क्या बोलता है? मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं तुम्हारा क्या निकालूंगा? सोल्यूशन। अब बनाने वाला मेरे पास आता है, बनाने वाला डेली, बनाने वाला और हम दोनों डेली रात में 1 घंटे चाय पीते। तो बनाने वाला आप मुझे बताना, जिसने इस दुनिया को बनाया वो मेरे पास आता है, मुझसे पूछता है वो ग्लूकोज रो रहा था और उसके हाथ पांव नहीं थे, उसको वहां पर जाना, कोई आइडिया दो। तो मैं बनाने वालों को एक आइडिया देता हूँ और वो क्या आइडिया देखता हूँ, तो मैं बनाने वालों को बोलता हूँ गाड़ी बना दो। बताना क्या बना दो? तो मेरे कहने से बनाने वाला बना देता है। बताना क्या बना देता है? गाड़ी। और इस गाड़ी में बैठा देता है। बताना गाड़ी में कौन बैठाएगा? ग्लूकोज नहीं, पहले गाड़ी में ड्राइवर बैठाओ तभी तो चलेगी गाड़ी, ग्लूकोज को बैठाएगी? चलो आप मुझे वापस सुनना, आप मुझे बताना मेरे कहने से बनाने वाले ने बना दिया। आप बताना क्या बना दी? गाड़ी। और आप मुझे बताना गाड़ी के अंदर हमने एक ड्राइवर को बिठा दिया और ये गाड़ी क्या बोल, गाड़ी का ड्राइवर क्या बोल रहा है? मैं ब्लड से चलना स्टार्ट करूंगा, ब्लड से चल के आप मुझे बताना मैं कहां तक जाऊंगा? सेल तक। कहां तक जाऊंगा? सेल या कोशिका तक जाऊंगा। तो आप मुझे बताना ड्राइवर यहां तक आ गया, गाड़ी इधर आई तो ड्राइवर ये आ गया समझ में। अब जैसे आप मुझे बताना ये गाड़ी का मुझे बताना कि गाड़ी चलना स्टार्ट हो रही है, कहां से चलना स्टार्ट हो रही है? ब्लड से। और बताना गाड़ी कहां तक जाएगी? जिसको भी चलना है चलो। तो आप बताना ग्लूकोज जो होता है इस गाड़ी पर बैठ जाता है, जो ग्लूकोज आपको दिख रहा है इस गाड़ी पर बैठ जाता है, पूरी की पूरी ग्लूकोज इस गाड़ी पर बैठ गई। बताना कौन बैठ गई? ग्लूकोज। और आप बताना गाड़ी जाएगी इधर, आप बताना कौन आएगा इधर? ग्लूकोज। तो बताओ पूरी की पूरी ग्लूकोज आ गई, कहां पर आ गई? सेल तक। तो आप आप बताओ ग्लूकोज कहां पर आ गई? कौन लेके आया? गाड़ी। और जैसे गाड़ी ग्लूकोज जो होता है इसको पता लग जाता है कि अच्छा सेल आ गई, मेरा ये ऑक्सीजन आ गया, और ये जो ग्लूकोज है अब उतर के सेल में उतर के कहां चल जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया। और आप बताना माइटोकॉन्ड्रिया में चल जाती है और किससे जुड़ जाती है? ऑक्सीजन। और क्या बना लेती है? एनर्जी। तो आपको ये पूरा रोल समझ में आ गया होगा। ग्लूकोज कहां से है? सबसे पहले तो रियल में ग्लूकोज बाहर था, खाने में था, खाने से कहां पर आया? ब्लड में। और ये ब्लड से सेल में आया, किसके द्वारा आया? इस गाड़ी के द्वारा। और आप बताना जब ये सेल में आ गया तो बताना किससे जुड़ गया? ऑक्सीजन से। और आप मुझे बताना क्या बना ली? एनर्जी। और एनर्जी से इनको माइक दो एक बार, ये मैंने कहा था ना माइक तो दो आप इनको। ये पहले यहाँ के पहले से स्विच बोर्ड के स्टूडेंट लग रहे हैं, ये ऐसे तो लेट आते रहेंगे। इसको भेज दो, इस लड़के को भेज दो, आगे भेज दो। ये जो आया है ना इसको आगे आगे आ जाओ आप, आगे इसको भेज दो, दोनों को आगे भेज दो। आओ जो जल्दी आ जाओ आगे। इन दोनों का इंट्रोडक्शन कराता हूँ मैं आपको। ये क्लास को सब्जी मंडी समझते हैं, ये सोचते हैं कभी भी क्लास में उठ के आ जाओ। चलो आप मुझे बताना सब चीज समझ में आ गई। अब इस गाड़ी का नाम सुनना। अच्छा मुझे एक जल्दी से एक बार बता दो, अगर ये गाड़ी नहीं होती तो क्या होता? अगर ये गाड़ी नहीं होती तो क्या होता? बोलो। अगर ये गाड़ी नहीं होती तो आप बताना ग्लूकोज कहां पर रह जाती? ब्लड में। क्या ग्लूकोज सेल में जाती? एनर्जी बनती? एनर्जी नहीं बनती। और आप मुझे बताना हमारी बॉडी का कोई भी organ काम कर पाता है? नहीं कर पाता? नहीं कर पाता। तो बताओ क्या हुआ? इधर आ जाओ, इनको खड़ा करो। खड़े हो, जल्दी खड़े हो। कौन है यहाँ पर? जो भी था वो आसपास वाले खड़े कर दो, वरना तो आसपास वालों को प्रॉब्लम आएगी। तुम तो आओ जल्दी। कोई भी नहीं है इधर, कोई भी नहीं है। चलो एक काम करो, पूरे तीनों चारों पांचों को एरिया को ऐसे लेके पीछे जाओ। आप इधर आओ आगे। इधर आओ, माइक दो इनको। जाओ उधर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उधर जाओ। इधर दो, दे दो माइक। क्यों क्यों बजा रहे हो? पकड़ो, पकड़ो इसको। हाँ बोलो क्यों बजा रहे हो आप? बोलो। इसको ऊपर रखो, सामने रख के बोलो। क्या? इनका स्वागत किया है? क्यों? दुल्हन हो आप? और ये दूल्हे? इसको ऊपर रखो, ऊपर रखो, इसको ऊपर रखो। हाँ, किस किस चीज का स्वागत किया है? ये कोई, ये कुछ ऐसा लग रहा है कि सर ये कुछ आरएस कैंडिडेट, सेलेक्टेड कैंडिडेट है कुछ है? बोलो जल्दी। स्वागत करने के लिए पैदा हुए हो या तुम्हारा जन्म ही स्वागत करने के लिए हुआ है? अगर ऐसे बजाते रहोगे ना तालियां तो ये काम करना पड़ेगा। जिस काम को करोगे ना उसी टाइम में उसी काम में प्रैक्टिस हो जाएगी, और आगे पीछे भी ये काम करोगे। इसलिए अपने आप को बदलो। और अब आगे मत बजाना, जाओ। और लेट क्यों आए हो? सॉरी तो आप तुम बोल रहे हो अभी, सॉरी दो वो और बोलेंगे।
कल मैं मेरी क्लास 7 बजे मैं आऊंगा और मैं आने के बाद मना कर दूंगा, ऐसे मैं नहीं पढ़ा सकता। और अभी आ रहे हैं इनके समझ में आया नहीं आएगा टॉपिक, जाओ तुम आज जाओ, कल के बाद मैं आने नहीं दूंगा किसी को। अगर आपसे नहीं आया जाता 7 बजे तो फिर आप सीधे 9 बजे आ जाया करो। यहां तक की चीज समझ में आ गई? तो आप मुझे बताना, एक बार दोबारा देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन जुड़ा? कौन कौन जुड़ा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और ग्लूकोज और ऑक्सीजन से जुड़ने से क्या बन गई? एनर्जी। और आप मुझे बताना एनर्जी से हम क्या कर लेंगे? काम। पर इस एनर्जी को बनाने के लिए कौन कौन जुड़ना जरूरी है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। पर ये ग्लूकोज आएगी कैसे? इस गाड़ी के द्वारा। और आप मुझे बताना है गाड़ी क्या कर रही है? गाड़ी क्या कर रही है? ग्लूकोज को लेके आ रही है। कहां से कहां तक लेके आ रही है? और ये जो गाड़ी दिख रही है, ये जो गाड़ी दिख रही है, इस गाड़ी का नाम है इंसुलिन हार्मोन। बताना इस गाड़ी का नाम क्या है? और इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है वो तो हमने पढ़ लिया। मैं आपसे इंसुलिन हार्मोन का काम पूछ रहा हूं, बताओ इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा? इंसुलिन ब्लड में पाई जाने वाली ग्लूकोज को ब्लड से लेके आएगा। कहां पर लेके आएगा? कहां तक लेके आएगा? सेल। अब सोचो इंसुलिन हार्मोन नहीं होता तो क्या होता? मान लो थोड़ी देर के लिए सोचो इंसुलिन हार्मोन नहीं है, इंसुलिन हार्मोन नहीं है, इसका मतलब ये गाड़ी नहीं है। और ये क्या होगा? जो ग्लूकोज ब्लड में थी वो ग्लूकोज कहां पर आ जाएगी? ब्लड में। क्या वो यहां पर आ पाएगी? और जब यहां पर नहीं आ पाएगी तो एनर्जी बनेगी या नहीं बनेगी? और एनर्जी नहीं बनेगी तो बताना क्या होगा? क्या बॉडी का कोई भी ऑर्गन काम कर पाएगा? और जब बॉडी का कोई भी ऑर्गन काम नहीं कर पाएगा तो हम जिंदा रहेंगे। इसका मतलब आप मुझे बताना हम जिंदा क्यों हैं? क्योंकि हम सबके अंदर है। हम सबके अंदर कौन है? इंसुलिन हार्मोन। हम सबके अंदर कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन हार्मोन। ये आ गया समझ में? काम पता लग गया? चलो यहां तक की चीज समझ में आ गई। थोड़ा सा इस डायग्राम को मैं और बड़ा कर देता हूं क्योंकि उससे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। चाहता तो मैं इंसुलिन हार्मोन को यहां खत्म कर सकता हूं, पर एक टॉपिक के बहाने हम बहुत सारी चीजों को टारगेट कर लेते हैं। तो अब थोड़ा सा जल्दी से सुनना। आप मुझे बताना हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है? हमारी पूरी बॉडी में क्या भरा रहता है? ब्लड। और ब्लड कहां पर होता है? ब्लड वेसल में। तो ये ब्लड वेसल घूमती रहेगी सब जगह, ये सब जगह चक्कर काटेगी। अब आगे चलते हैं। ये ब्लड वेसल थोड़ी आगे चल रही थी, इसको आगे ले जाते हैं। और ये ब्लड वेसल और आगे चल रही थी। और हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है, वो मैं बना देता हूं। हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन दिख रहा है और वो ऑर्गन ये रहा। इसको देख के आप मुझे बताना क्या समझ में आ रहा है? क्या ऑर्गन? बताना इस ऑर्गन को क्या बोलते हैं? किडनी। क्या बोलते हैं? कल की क्लास में थे तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। ये ऑर्गन क्या है? किडनी। अब किडनी के बारे में एक बात, और किडनी के बारे में एक बात क्या है? ये जो ब्लड वेसल है आप मुझे बताना अंदर जा रही है। बताओ ब्लड वेसल किसके अंदर जा रही है? किडनी के अंदर। जैसे ही ब्लड वेसल के अंदर जाती है एक बहुत बड़ा काम होता है। जैसे ब्लड वेसल किडनी के अंदर जाएगी तो इस ब्लड वेसल की दीवार में छेद हो जाता है। बताना ब्लड वेसल की दीवार में क्या हो जाता है? किसके अंदर? किडनी के अंदर छेद नहीं हुआ, किसके अंदर छेद हुआ? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में छेद हुए, पर कब हुए? जब ये कहां पर गई? किडनी के अंदर। तो ये छेद हो गए, यहां पर ये छेद बना देते हैं। ये छेद हो गए। एक बार जल्दी बता दो आप छेद किस में हुए? किस में हुए? चलो आप मुझे बताना। अब आगे छेद हो गए और जैसे ही ब्लड वेसल निकल जाती है तो आप मुझे बताना अभी ब्लड वेसल निकल गए तो छेद भी बंद। तो छेद केवल और केवल कब होंगे? जब ये कहां पर जाएगी? ये आगे समझ में। और आप मुझे बताना है ब्लड वेसल जो है फिर वापस अपने घर पे आ जाती है। ये किडनी में गई और किडनी में छेद हो गए और ये फिर ब्लड वेसल आप मुझे बताना, ये ब्लड वेसल आप फिर मुझे बताना कहां पर आ जाती है? अपने। ये आ गया होगा डायग्राम में समझ में। बस अब किडनी में क्या हुआ वो मैं आपको बता रहा हूं। किडनी में क्या हुआ? छेद। किडनी में क्या हुआ? छेद। किसमें छेद हुआ? ने छेद किसमें हुआ? ब्लड वेसल में। चले अब आगे। अब आगे वाली बात सुनना। आप मुझे बताना इसके अंदर ये क्या है? बताना ये क्या है? ब्लड। और ये भी क्या है? ब्लड। तो अब आगे वाली बात को हम समझते हैं। आगे वाली बात देखना। जब यहां पर ब्लड आ रहा था, आप मुझे बताना यहां पर आ रहा था, बताओ यहां पर कौन आ रहा था? ब्लड। तो आप बताना यहां पर छेद मिले और जैसे छेद मिले तो क्या हुआ? ब्लड में पाई जाने वाली वो चीजें, ब्लड में पाई जाने वाली वो चीजें जिनका साइज छोटा था वो इन छेद से निकल के, अरे बाहर नहीं, बाहर कहां जाएगी? किडनी में आ जाएगी। बाहर कहां जाएगी? तो आप मुझे बताना जिनका साइज छोटा था वो ब्लड से निकलेगी, मतलब ब्लड वेसल से निकलेगी। और आप बताना ब्लड वेसल से निकल के कहां पर आ जाएगी? किडनी में। इसका मतलब आप मुझे बताना जब कोई भी चीज छेद के द्वारा छोटी छोटी चीजें नीचे आ जाती है और बड़ी बड़ी चीजें कहां आ जाती है? ऊपर। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? छन्ना। क्या बोलते हैं इस क्रिया को? तो छन्ने का काम हो रहा है। और छन्ने को बहुत शुद्ध हिंदी में, छन्ने को बहुत शुद्ध हिंदी में बताना क्या बोलते हैं? छनित्र। छन्ने को क्या बोलते हैं? छनित्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं ब्लड का फिल्ट्रेशन कहां होता है, रक्त का छन्ने का काम कहां होता है, तो आंसर किडनी में। पता लग गया? अब आप मुझे बताना क्या पूरा ब्लड छन जाएगा? ब्लड की वो चीजें छनेंगी जिनका साइज छोटा था। जिनका साइज छोटा था वो आ जाएगा नीचे और जिनका साइज बड़ा था वो कहां रहेगा? ब्लड में रहेगा। तो आया तो ब्लड आया और ब्लड निकल गया।
ब्लड आया और निकल गया, लेकिन छोटी छोटी चीजें दे गया, किसको दे गया? किडनी को। तो जो भी चीजें आएगी यहाँ पर, जो भी चीजें आएगी, छोटी छोटी चीजें, जो भी चीजें आ रही है, ये छोटी छोटी चीजें आ रही है, इन सब चीजों को मिला के जितनी भी चीजें आ रही है, छोटी छोटी चीजें, इन सब चीजों को मिलाकर हम एक नाम दे देंगे, और वो नाम दे देंगे हम यूरिन। और यूरिन को हिंदी में क्या बोल देंगे? मूत्र। तो हमने मूत्र बनाना सीख लिया। आप जल्दी से बता दो मूत्र कैसे बनता है? पहले क्वेश्चन तो मूत्र बनता कहां पर है, यूरिन बनता कहां पर है? बताना कहां बनता है? किडनी में। और बनता कैसे? दूसरा, पहले ये एग्जाम का आपके एसआई का पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूरिन कहां बनता है? किडनी में। कैसे बनेगा? छन्ने से। छन्ने से किसके छन्ने से? ब्लड के छन्ने से। आगे समझ में? चलो ठीक है, आगे देखो, पढ़ इंसुलिन हार्मोन रहे, इंसुलिन हार्मोन पढ़ लिया, पर और चीजें भी एक साथ ही बहुत सारी चीजें सीख लेंगे। अब आगे देखना, अब एग्जाम का फेमस क्वेश्चन ये बनता है, यूरिन में क्या क्या है? ये जो यूरिन आपको दिख रहा है, इस यूरिन में क्या क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ यूरिन में क्या क्या होता है, ध्यान से सुनना। यूरिन में क्या होता है? एग्जाम का पहला क्वेश्चन, यूरिन में सबसे ज्यादा पाया जाता है पानी। बताना यूरिन में सबसे ज्यादा क्या पाता है? पानी। पानी का नाम जानते हो? तो हमारे यूरिन में 95% भरा रहता है। बताना हमारे यूरिन में 95% क्या भरा हुआ? तो हमारे यूरिन में सबसे ज्यादा होता है पानी। कितना पानी? 95% क्या होता है? पानी। आगे समझ में? चलो ठीक है, लेकिन हमारे यूरिन में पानी तो होता है, हमारे यूरिन में ये भी होता है। यहां पर मैंने एक वर्ड लिख दिया, और ये वर्ड आप बताना क्या लिख दिया? यूरिया। बताना क्या लिख दिया? हमारे ये दोनों एग्जाम के बहुत फेमस क्वेश्चन रहे। यूरिया कितना होता है? हमारे यूरिन में यूरिया होता है 2 से 3%। बताना कितना परसेंट होता है? 2 से 3%। तो हमारे यूरिन में यूरिया होता है, एक बार दोबारा बता दो कितना होता है? 2 से 3%। किसमें? किसमें? यूरिन में। अब ये यूरिया क्या है? हल्का सा एक पानी, तो सब जानते हो, हाँ सर पानी तो हम जानते हैं। यूरिया क्या होता है? तो यूरिया के बारे में बता देता हूं। यूरिया जो होता है, ये हमारी बॉडी का अपशिष्ट पदार्थ होता है। हमारी बॉडी डेली कुछ बेकार की चीजें बनाती है। मेरी लैंग्वेज पूरा ध्यान से सुनते हैं ना आप? हमारी बॉडी डेली कुछ बेकार की चीजें बनाती है, और हमारी बॉडी जो बेकार की चीजें बनाती है उनको हम बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ। हिंदी में क्या बोलते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट। और हमारी बॉडी जो बेकार की चीजें बनाती है उसको किसके रूप में बनाती है? यूरिया के रूप में। तो वापस आप मुझे बताना, 24 घंटे में हमारी बॉडी में बहुत सारे काम हो रहे हैं, पर जब काम हर ऑर्गन में काम हो रहा है, हर ऑर्गन के अंदर जब काम होता है तो कुछ बेकार की चीज भी बनती है। जैसे लकड़ी को जब आप जलाते हो, किसको जलाते हो? तो लकड़ी का काम है आग देना। लकड़ी का काम क्या है? तो जब लकड़ी जलती है, आग देती, तो आग तो दे रही है, लेकिन आग देने के साथ वो बेकार की चीज भी बनाएगी। उस बेकार की चीज को क्या बोलेंगे? राख। ठीक इसी प्रकार से हमारी बॉडी जब काम करेगी तो काम तो करेगी, लेकिन कुछ बेकार की चीज भी बनाएगी। उन बेकार की चीज को हम क्या बोलेंगे? अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट। और ये बेकार की चीजें जो अपशिष्ट पदार्थ है, ये किसके रूप में होता है? यूरिया के रूप में। और ये यूरिया आ जाता है कहां पर? आ जाता है मूत्र में। कहां पर? कितना है ये? आगे समझ में? एक बात और ध्यान से सुनना, बायोलॉजी का तीसरा कंसेप्ट जो डेली काम आएगा, किसी भी चीज को, अगर कोई भी किसी भी चीज को आपको अपनी बॉडी के अंदर रखना है, आप चाहते हो कि ये तो मेरी बॉडी में रहे हमेशा, तो उसको इसमें डाल दो। कहां पर डाल दो? ब्लड में। आप बताना, क्या हम हमारी बॉडी से ब्लड को निकालते रहते हैं क्या? कोई भी चीज एक बार अगर ब्लड में आ गई तो ब्लड में रहेगी, और किसी भी चीज को आप अपनी बॉडी से बाहर निकालना चाहते हो तो उसको यूरिन में डाल दो। कहां पर डाल दो? क्योंकि आपको पता है यूरिन आप बाहर निकालने जाते हो, तो कोई भी चीज अगर यूरिन में आ गई तो अंदर रहेगी, बाहर जाएगी। तो वापस आप मुझे बताओ, जिस चीज को आपको अपनी बॉडी के अंदर रखना है उसको डाल दो। कहां पर डालो? और जिस चीज को बॉडी से बाहर निकालना है उसको, आप बताओ, जो अपशिष्ट पदार्थ बन रहा है जिसका नाम है यूरिया, ये अपशिष्ट पदार्थ है ना, काम आएगा आपके? तो इसको अंदर रखना है, बाहर निकालना है, तो उसको लेके आ जाओ। कहां पर लेके आ जाओ? यूरिन में। और आ गया यूरिन में। कितना होता है? तो आप थोड़ा जल्दी से आपको पता लग गया, हमारे यूरिन में 95%। तो आप बताना क्या होता है? पानी। और यूरिया कितना होता है? 2 से 3%। अब जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको जवाब देना है इतना पढ़ने के बाद। हमारे यूरिन में ये कितना होता है? हमारे यूरिन में ये कितना होता है? मैं लिख लेता हूं ग्लूकोज। और आप जल्दी से बता दो ग्लूकोज कितना होता है? कितना होता है? 1 से 2%, 2 से 3%। मैथ्स पढ़ा रहा हूं मैं आपको, तो आप लोग सोचो 95 प्लस 2, 97, 98 बच गए 1-2 ही। मैथ्स थोड़ी चल रही। हमारे यूरिन के अंदर ग्लूकोज होता है 0%। इसका मतलब हमारे यूरिन में कभी ग्लूकोज आता ही नहीं। और वो क्यों नहीं आता? इधर देखो डायग्राम को ध्यान से। हमारे यूरिन में कभी भी ग्लूकोज नहीं आता। आप इधर देखो, एक बार आप ध्यान से सुनना। मैंने आपको क्या बताया था? जब हम कुछ खाना खाते हैं तो ग्लूकोज आती है, और ये ग्लूकोज आ गए हमारे ब्लड में। पर आप बताना, क्योंकि हमारे अंदर इंसुलिन हार्मोन वाली गाड़ी पाई जाती है। ये इंसुलिन हार्मोन वाली गाड़ी क्या करती है? पूरी ग्लूकोज को कहां पर ले जाती है? सेल में। और सेल में क्या बनाने जाती है? एनर्जी। इसका मतलब पूरी की पूरी ग्लूकोज तो सेल में जा चुकी है। तो आप बताना, यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है, यहाँ पर जो ब्लड है, क्या इस ब्लड में ग्लूकोज है या नहीं है? और यहाँ पर जो ब्लड है इसमें ग्लूकोज है। तो जब यहाँ ब्लड छनेगा तो इसी ब्लड में ग्लूकोज नहीं है, तो यूरिन में कहां से ग्लूकोज होगी? तो बताओ, यूरिन में ग्लूकोज होती है नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि इंसुलिन हार्मोन है हमारे अंदर। क्यों नहीं होती? तो क्या हुआ? इंसुलिन हार्मोन तो क्या हुआ?
इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ले जाता है, कहां पर ले जाता है, आगे समझ में। इसलिए हमारे यूरिन में नहीं होती, बताना कौन नहीं होती। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। और सोचो हमारे यूरिन में ग्लूकोज होनी भी नहीं चाहिए। एक तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लो, अगर आप बताओ हमारे यूरिन में ग्लूकोज होती तो कोई भी व्यक्ति अपने यूरिन को टॉयलेट में निकालने बाहर नहीं जाता। आपको पता है, अभी आप 9 बजे जाओगे बाहर टॉयलेट में और 11 बजे भी जाओगे यूरिन को बाहर निकालने। अगर आपके यूरिन में ग्लूकोज आती तो आप टॉयलेट में जाते नहीं, आप अपने पास एक बोतल रखते और लगा लेते अपने, और आप मुझे बताना भरता रहता, बोतल भरता रहता, पूरी भर जाता। जब वो लगता पूरी बोतल मूत्र से पूरी भर गई तो पी लेते। आप क्यों पी लेते? क्योंकि आप मुझे बताना, अगर आपके मूत्र में ग्लूकोज होती, बताना ग्लूकोज से तो क्या बनती है, एनर्जी। तो हम उसको यूरिन को फेंकते कि हम पी लेते, उस यूरिन के बहाने हमको मिल जाता। बताना कौन मिल जाता, ग्लूकोज। खाने की जरूरत नहीं पड़ती, टिफिन की जरूरत नहीं पड़ती। सोचो टिफिन विफिन की जरूरत नहीं पड़ती, निकलता रहता, पीते रहते, निकलता रहता, पीता रहते। पर आप मुझे बताना हमारे यूरिन में ग्लूकोज होता ही नहीं, इसी कारण हमारे यूरिन कोई काम का ही नहीं है। क्योंकि हमारे यूरिन में पानी और यूरिया तो वैसे बेकार चीज है, इसी कारण हम हमारे यूरिन को टॉयलेट में निकालने जाते हैं, क्योंकि हमारे यूरिन में ग्लूकोज नहीं होती। ये आगे समझ, अगर यूरिन में ग्लूकोज होती तो उसको 100% पीते हम। चलो यहां तक की चीज समझ में आ गई। अब मैं लास्ट काम कर रहा हूं, इससे क्या क्या पता लग गया, इंसुलिन हार्मोन का काम पता लग गया। इससे हमको यूरिन कहां बनता है ये पता लग गया, यूरिन में क्या क्या होता है ये पता लग गया, यूरिन में ग्लूकोज बिल्कुल भी नहीं होता ये पता लग गया। अब आगे की बात सुनना, इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है बताओ, इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है, बीटा सेल से। अब क्या हुआ ध्यान से सुनना, हमारी जो मैं बोल रहा हूं बस वो सुनते हैं ना। अब हमारी बीटा सेल समझ गए, बीटा कोशिका, हमारी बीटा सेल नष्ट हो गई। नष्ट का मतलब आप मुझे बताना क्या हो गई, डेस्ट्रॉय। क्यों डेस्ट्रॉय हो गई ये मत पूछना मुझसे, बस बीटा सेल नष्ट हो गई। चलो ठीक है, अब बीटा सेल नष्ट हो गई तो आप मुझे बताना इंसुलिन हार्मोन निकलेगा या निकलना बंद, निकलना, बताना निकलेगा निकलना बंद। आप मुझे एक बार बताओ, इंसुलिन हार्मोन जहां से निकल रहा था वही नहीं है। कहां से निकल रहा था इंसुलिन हार्मोन, किससे, बीटा सेल से। तो इंसुलिन हार्मोन निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो आप मुझे बताना इंसुलिन हार्मोन निकलना, इंसुलिन हार्मोन आप बताना निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो मैं बोलूंगा इंसुलिन हार्मोन, आप बताना इंसुलिन हार्मोन की क्या हो जाएगी, कमी। या तो कमी कर दो आप, या बोल दो अनुपस्थित हो जाएगा, एक ही बात है। कमी कर दो या क्या कर दो, अनुपस्थित। अनुपस्थित को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एब्सेंट। ये आगे समझ। अब आप मुझे बताना इंसुलिन हार्मोन नहीं है आपके अंदर, बताओ क्या क्या होगा। इंसुलिन हार्मोन नहीं है इसका मतलब आप बताना क्या नहीं है आपके अंदर, ये गाड़ी नहीं है। अब बताना गाड़ी नहीं होगी तो क्या होगा, हम जो भी खाना खाएंगे इस खाने से क्या आएगी, ग्लूकोज। आप बताना ग्लूकोज आ रही है, इधर आ रही है। पहले तो ग्लूकोज इंसुलिन हार्मोन के द्वारा, आप बताओ कहां पर जा रही थी, कहां पर जा रही थी, सेल में। और सेल में क्या बन रही थी, एनर्जी। पर अब आपके अंदर ये गाड़ी है या नहीं है, तो जो आप ग्लूकोज कहां पर रहेगी, वो ब्लड में तो निकल के सेल में। तो धीरे धीरे खाना खाते जाओगे, ब्लड में ग्लूकोज, बोलो ब्लड में ग्लूकोज। क्या ये ग्लूकोज सेल में जा रही है क्या, तो आप बताओ ब्लड में लेवल बढ़ जाएगा। ब्लड में किसका लेवल बढ़ जाएगा, किसका, कब बढ़ेगा। अच्छा, अभी हम सब लोगों के अंदर इंसुलिन हार्मोन है, तो अभी हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है क्या, अभी क्यों नहीं है ज्यादा, अभी क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमारे अंदर इंसुलिन हार्मोन इस ब्लड की ग्लूकोज को ब्लड से लेके आ रहा है और कहां पर दे रहा है, सेल में। तो अभी तो हमारे अंदर किसमें भी ज्यादा नहीं है, क्या ज्यादा नहीं है, ग्लूकोज, किसमें, ब्लड में। लेकिन जिन लोगों के अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है, बताओ उनके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, या आगे समझ में, एक बार जल्दी बोल दो, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। किसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल को क्या बोलेंगे, स्तर। बताओ बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, बढ़ने के लिए ये वाला साइन यूज कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया, बढ़ गया। बताओ किसमें बढ़ गया, ब्लड में। अच्छा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। अब आप मुझे बताना क्या हमारे यूरिन में ग्लूकोज होती है या नहीं होती, जल्दी बोलो क्यों नहीं होती। अब इसके बाद मैं पूछूंगा आपसे, ब्लड में ग्लूकोज क्यों नहीं, सॉरी हमारे यूरिन में ग्लूकोज क्यों नहीं होती, बताना हमारे यूरिन में ग्लूकोज क्यों नहीं होती। क्योंकि हमारे अंदर इंसुलिन हार्मोन होता है, ये पूरी ग्लूकोज को कहां पर ले जाता है, सेल में ले जाता है, सही है। तो हमारे यूरिन में नहीं होती, क्या नहीं होती। पर आप बताओ अगर हमारे अंदर इंसुलिन हार्मोन नहीं होगा, जिन लोगों में इंसुलिन हार्मोन नहीं है, तो आप बताना ये ग्लूकोज क्या सेल में जाएगी नहीं जाएगी, तो पूरी ग्लूकोज कहां रह जाएगी, ब्लड में। तो यहां जो ब्लड आएगा, किडनी में जो ब्लड आएगा, बताओ अब इस ब्लड में ग्लूकोज होगी या नहीं होगी। और जब ब्लड फिल्टर होगा और यूरिन बनाएगा, तो अब बताओ अब आने लगेगी, कौन आने लगेगी, ग्लूकोज। किसमें आने लगेगी, यूरिन में। इसका मतलब सामान्य व्यक्ति के यूरिन में तो ग्लूकोज नहीं होती, लेकिन जिसके अंदर इंसुलिन हार्मोन कम होता है या एब्सेंट होता है, आप बताओ क्योंकि उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, तो आप बताना उसके यूरिन में ग्लूकोज उपस्थित होगी, मूत्र में ग्लूकोज उपस्थित। या आगे समझ में, यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट या एब्सेंट,
किसके यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होगी? बोलो किसके? आगे, इसमें कोई डाउट है किसी को? अच्छा, कभी आपने ग्लूकोज पिया है? कभी ग्लूकोन डी पाउडर पिया होगा, पानी में डाल के ग्लूकोज को डालते हैं, पिया है? तो सबने पिया है। तो कैसा लगता है वो पानी आपको? मीठा। जितना ज्यादा ग्लूकोज डालोगे उतना क्या हो जाएगा? मीठा। इसके अंदर ग्लूकोज कैसी होती है? मीठी। ग्लूकोज कैसी होती है? अच्छा, आप बताना, इंसुलिन हार्मोन की कमी वाले व्यक्ति के यूरिन में ग्लूकोज आएगा या नहीं आएगा? बोलो जल्दी से, ग्लूकोज आएगा नहीं आएगा? क्यों आएगा, पता लग गया? अच्छा, मान लो मेरे एक व्यक्ति है जिसके अंदर इंसुलिन हार्मोन नहीं है, निकल नहीं रहा, तो उसके यूरिन में कौन आएगा? और अगर उसका यूरिन निकाल के मैं आपको दूं कि पियो इसको, और आपने बोला नहीं सर नहीं पिला, मैं पीऊंगा नहीं, लेकिन मैं जबरदस्ती पिला रहा हूं आपको, तो आप मुझे बताना किसका किसका यूरिन पी रहे हो? आप थोड़ा जल्दी बोलो, किसका यूरिन पी रहे हो? इंसुलिन हार्मोन की कमी। तो जब आप इसका यूरिन पियोगे तो आप बताना इसका यूरिन कैसे लगेगा? मीठा है, मीठा नहीं? बताओ मीठा क्यों लगेगा? जल्दी बोलो मीठा। क्योंकि इसके यूरिन में क्या आ रही है? ग्लूकोज। तो आप बताना आपको इसका यूरिन कैसे लगेगा? मीठा। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, मैं तो डेली पीऊंगा। तो आप मुझे बताना, जिस व्यक्ति के अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज आ रहा है, तो उसका यूरिन कैसे लगेगा? मीठा। ये आगे समझ में? मीठा। आपको इतना मीठा लगेगा कि आपको लग रहा है हम तो शहद पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं? आपको पता होगा शहद भी क्या होता है? मीठा। और अगर आपको पता हो तो शहद का मतलब मीठा। किसी भी मीठी चीज को हम बोलते हैं मधु। मीठी चीज को हम क्या बोलते हैं? तो अब हमारा यूरिन कैसा हो गया? मीठा। और ये पूरी बीमारी बन जाएगी मधु से। इस बीमारी को बोलेंगे मधुमेह बीमारी। और मधुमेह बीमारी आजकल हिंदी में कोई नहीं जानता मधुमेह को, सब इंग्लिश ही जानते। तो आप बताना मधुमेह जो बीमारी है इसकी इंग्लिश है डायबिटीज। इसकी इंग्लिश क्या है? और डायबिटीज का भी पूरा नाम याद रखो तो अच्छी बात है। डायबिटीज तो खेरे, पर इसका पूरा नाम होता है डायबिटीज मेलिटस। बताना पूरा नाम क्या होगा? इसका पूरा नाम होगा डायबिटीज मेलिटस। किसका नाम है? मधु। तो वापस आप बता दो, इंसुलिन हार्मोन की कमी से एक बीमारी हो जाती है, इसे क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलिटस। और डायबिटीज मेलिटस वाले व्यक्ति में क्या क्या होता है बता दो? डायबिटीज मेलिटस वाले व्यक्ति में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, अगर आपको डायबिटीज है तो ये पता कर लो, ब्लड निकाल लो अपना और लैब में ले जाओ, टेस्ट कर लो। अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, इसका मतलब आपको कौन सी बीमारी है? डायबिटीज। और अगर आप अपने ब्लड से पता नहीं करना चाहते डायबिटीज है, तो आप अपने यूरिन सैंपल देके आ जाओ लैब में। अगर यूरिन में ग्लूकोज आ रही है, अगर यूरिन में ग्लूकोज आ रही है तो भी आपको है, बताना क्या है आपको? डायबिटीज। तो ये हो गया डायबिटीज। और लास्ट, बस इसको यहीं खत्म करेंगे। अब हो ही गया, आपको क्या हो गया? डायबिटीज। तो डायबिटीज हो गया तो क्या करेंगे? अस्पताल जाएंगे। फिर डॉक्टर क्या करेगा? इलाज। इलाज को करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रीटमेंट। तो मैं ट्रीटमेंट को ऐसे लिखूंगा, एक बार तो मैं लिख लेता हूं, फिर अगली बार मैं लिखूंगा नहीं। तो ये ट्रीटमेंट करते हैं। बताना किसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं? तो कॉमन सेंस की बात है, बताना इसमें हुआ क्या था? इसमें इंसुलिन हार्मोन निकल ही नहीं रहा था, तो अब एक ही काम है, इंसुलिन हार्मोन बाहर से देने पड़ेंगे। हमने लेब में बना लिया इंसुलिन हार्मोन को, सही है। तो इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। किसके इंजेक्शन? इंसुलिन हार्मोन। और बस लगाते रहेंगे। बताओ कब लगाते रहेंगे? कब तक लगाएंगे? जब तक ये बीमारी खत्म ही नहीं होगी। इसका मतलब कब तक लगेंगे? जब तक ये मर नहीं जाता। इसका मतलब लाइफ टाइम ये डिपेंड हो गया, किसके ऊपर डिपेंड हो गया? इंसुलिन। तो ये हमारा पूरा होता है। आपके लेवल पर पेनक्रियाज ग्लैंड का कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, इंसुलिन हार्मोन का कैसा भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा इस ग्रंथि से। तो अग्नाशय से डायबिटीज वाइटिस से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके बहाने मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी, यूरिन के बारे में भी चीजें बता दी। ये दो क्वेश्चन बहुत आते हैं। यूरिन में पानी कितना होता है? 2 से 3%। यूरिया कितना होता है? सॉरी, पानी कितना होता है? 95%। यूरिया कितना होता है? और ग्लूकोज तो होता ही नहीं है। चलो इस डायग्राम को उतारो और फिर आगे चलते हैं। एनर्जी कहां पर बनती है पहले एक बार बताना। ये डायग्राम के इतना एक इससे काम चल जाएगा, बड़ा करना है? दिख रहा है ये?
पे देखो, उधर जाओ, ये तो बंद कर दो इसको, तो बंद फिर वाला देख ही क्यों, देख रहे हो तो आगे क्यों नहीं बैठेगा, उधर चल लो, ये दिख जाएगी, उधर चल लो, यहाँ चल जाओ, इधर बैठ जाओ, उनको छोड़ो, उधर जाओ, उधर स्टेबल वहाँ से साफ दिख जाएगा, उधर की तुम इधर चल जाओ। इधर कम बैठा है, उधर ज्यादा बैठा है, वालों को देखना पड़ता है, तो उधर बैठा दिया तो वो दिख जाएगा। नहीं तो कुछ तो लिखो इसमें। हो गया यहाँ तक? एक सेकेंड, ये जिसने वो नहीं लिखा था वो भी लिख लो, इधर का पार्ट में फिर बड़ा कर रहा हूँ, पहले वो देख लो। किधर गर्मी सर्दी हो रही है, किसी को गर्मी या सर्दी लग रही हो? हो गया?
हो गया। तो एक टॉपिक के बहाने मैंने बहुत सारी चीजें बता दी आपको। यूरिन में ग्लूकोज पाया पाया जाता है क्या? नहीं। पर एक व्यक्ति के यूरिन में मिलेगा ग्लूकोज, किसके? जो डायबिटीज, जिसको डायबिटीज की बीमारी होगी। और डायबिटीज व्यक्ति की बीमारी में क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा और यूरिन में ग्लूकोज होगी। और इसका इलाज क्या है? इंजेक्शन। किसके इंजेक्शन? इंसुलिन हार्मोन के। कब तक? हमेशा। हमेशा के लिए, लाइफ टाइम, जब तक ये जिंदा है जब तक इसको खाना पड़ेगा। लिखते हैं, लिखना। ये पूरा समझ में आ गया होगा, एक बार पूरा डायग्राम देख लो। इसमें अच्छा, ये हो गया। तो डायबिटीज का पूरा नाम क्या है? डायबिटीज मेलिटस। मेलिटस का मतलब मीठा होता है। देखो बस आप, मेलिटस का मतलब क्या है? मीठा। हो गया। एक बार देख लो पूरा क्या क्या हुआ, फिर मैं थोड़ी लिखाता हूँ, फिर आगे चलते हैं। अगनाथ से ग्रंथि हो गई हमारी पूरी। ये समझ में नहीं आएगा, ये मैंने बताया था ना, पूछना मत। चलें अब आगे।
लिखते हैं, स्पीडली लिखना आप। इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को, इंसुलिन हार्मोन कैरी, इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को रक्त से कोशिका तक लेकर जाता है। इंसुलिन हार्मोन कैरी ग्लूकोज, इंसुलिन हार्मोन कैरी ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू सेल। इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को रक्त से कोशिका तक, रक्त से कोशिका तक लेकर जाता है। इंसुलिन हार्मोन कैरी ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू सेल। लाइन चेंज। इन सेल कोशिका में, इन सेल कोशिका में, इन सेल कोशिका में। अब ब्रैकेट में लिख लो, कोशिका में ये काम कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, ब्रैकेट बना के माइटोकॉन्ड्रिया, इन सेल ब्रैकेट में माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में ग्लूकोज और ऑक्सीजन जुड़कर, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जुड़कर ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इन सेल ब्रैकेट में माइटोकॉन्ड्रिया लिख लिया। इन सेल ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन कंबाइन, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन कंबाइन एंड फॉर्म एनर्जी, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन कंबाइन एंड फॉर्म एनर्जी। कोशिका में ग्लूकोज और ऑक्सीजन जुड़कर ऊर्जा का निर्माण करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को, सो माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह, ऊर्जा ग्रह कहते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस, इज नोन एज पावर हाउस। आगे समझ में, इज नोन एज पावर हाउस। लाइन चेंज, फिर लिखना। किडनी में मूत्र का निर्माण होता है। यूरिन फॉर्मेशन टेक प्लेस इन किडनी बाय फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। मूत्र का निर्माण किडनी में रक्त के छनित्र से होता है। मूत्र का निर्माण किडनी में, मूत्र का निर्माण क्या लिखा है किडनी में, चलो क्या लिखा है एक बार बोल दो। तो एक ये सही, मूत्र का निर्माण लिखो, किडनी को काट दो। मूत्र का निर्माण ये लिखो, मूत्र का निर्माण किडनी में, मूत्र का निर्माण किडनी में रक्त के छनित्र से होता है, रक्त के छनित्र से होता है। यूरिन फॉर्मेशन टेक प्लेस इन किडनी बाय फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, बाय फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। मूत्र का निर्माण किडनी में रक्त के छनित्र से होता है। आगे समझ में, रक्त के छनित्र से होता है। लिखने लाए ये जो क्वेश्चन आए हुए, मूत्र में 95% पानी, इन यूरिन, इन यूरिन 95% वाटर एंड 2 to 3% यूरिया आर प्रेजेंट। मूत्र में 95% पानी और 2 से 3% यूरिया होता है, और 2 से 3% यूरिया होता है। इन यूरिन 95% वाटर एंड 2 to 3% यूरिया आर प्रेजेंट। बस आगे समझ में, लाइन चेंज करना। इंसुलिन हार्मोन की कमी से, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन की कमी से, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन की कमी से, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह, अब इंग्लिश में भी लिखना है इसका नाम, मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, देन डायबिटीज मेलिटस विल बी अकर, देन डायबिटीज मेलिटस विल बी अकर। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस, या डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन, देन डायबिटीज मेलिटस विल बी अकर, देन डायबिटीज मेलिटस विल बी अकर। ये आ गया होगा समझ में पूरा सब चीजें। और लास्ट लाइन, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इट, इसके इलाज के लिए, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इट, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इट, इसके इलाज के लिए, किसके इलाज के लिए, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इट, इसके इलाज के लिए, इसके इलाज के लिए इंसुलिन हार्मोन दिया जाता है। इंसुलिन हार्मोन इज गिवन।
इंसुलिन हार्मोन इज गिवन। चलो ये हो गया हमारी अग्नाशय ग्रंथि। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो पीयूष ग्रंथि। जो जितना होगा वो इतना पढ़ाऊंगा मैं ना। जब मुझे छोड़ना होगा मैं बोल दूंगा उसको छोड़ दो तो आप छोड़ देना। इतना आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा मेरे ऊपर, ज्यादा बेटर यही रहेगा। हेडिंग डाल लो। क्या डालना है हेडिंग? पीयूष ग्रंथि। डाल लिया? कहां पर होती है? हाइपोथैलेमस में। अब जो पीयूष ग्रंथि, अब देखते हैं ना आप, पीयूष जो ग्रंथि है इसमें पीयूष ग्रंथि, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, ध्यान से सुनना, मेरे ब्रेन से निकाली पीयूष ग्रंथि। ये वाला कौन सा वाला पार्ट है? आगे वाला। और ये कौन सा पार्ट है? तो मैं ऐसे पीयूष ग्रंथि को निकाल के बना रहा हूँ। ये मैंने बना दी पीयूष ग्रंथि, ये रही। तो ये से कौन सा वाला पार्ट? आगे वाला। और ये पीछे। तो ये हमारी पीयूष ग्रंथि है। हमारी जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके 3 पालियां होती है। हमारी पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड की 3 पालियां, पालियां बोल दो या पिंड बोल दो, 3 पालियां होती है, 3 पिंड होता है। एक आपको पता लग गया ये रही, और एक ये रही, और एक ये रही। ये आगे समझ में? तो पहले तो बता दो कितनी पालियां हैं इसमें? 3। 3 पालियां हैं। इंग्लिश में 3 लोब है। ये सबसे आगे की तरफ है, इसलिए स्पीड चलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? अग्रपाली। इसको हम बोलेंगे अग्रपाली। अग्रपाली को इंग्लिश में हम बोलते हैं एंट्रियर लोब। बताना इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंट्रियर लोब। आप बताना ये कहां पर है? बीच में। ये बीच में है, इसलिए इसको हम बोलेंगे मध्यपाली। और मध्यपाली को इंग्लिश में हम बोलेंगे मिडिल लोब। इसको हम बोलेंगे मिडिल लोब। और आप मुझे बताना है ये जो दिख रहा है, बताना ये कहां पर है? सबसे पीछे। ये सबसे पीछे, इसलिए आप मुझे बताना इसको हम क्या बोलेंगे? पश्चपाली। और पश्चपाली को इंग्लिश में आप बताना इसको हम क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर लोब। ये अपने अपने वर्ड हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दी मैंने। चलो ये है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें पढ़ना कितना है, आपके लेवल पर छोड़ना कितना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं जितना बोलूँ आपको इतना ही करना है। मैं पूरा पढ़ाने के बाद चल जाऊंगा आपकी क्लास की मैं। उसके बाद में 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आपको कुछ फैक्ट दूंगा। फैक्ट मतलब ये जो मैंने पढ़ा रहा हूँ इसके अलावा कुछ मैं 100 फैक्ट दूंगा। फैक्ट समझते हो? डायरेक्ट वो पढ़ लेना बस। आप फिर उससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। चलो ये अग्रपाली, मध्यपाली, पश्चपाली। अब यहाँ से क्या क्या हमको पढ़ना है? सबसे पहले तो इससे हार्मोन निकलते हैं। इससे 2 हार्मोन निकलते हैं, दोनों पढ़ने हैं, 2 इंपॉर्टेंट है। इससे जो हार्मोन निकलता है, एक ही हार्मोन निकलता है पर पढ़ना नहीं है। ध्यान से सुनना, इससे एक ही हार्मोन निकलता है पर हमको उसको पढ़ना कभी नहीं आने वाला। ये तो मैं आरएस में नहीं पढ़ा था, आता ही नहीं कभी। चलो ठीक है। अग्रपाली जो है, ध्यान से सुनना, अग्रपाली जो है इससे हार्मोन निकलते हैं। और इससे हमको हार्मोन, इससे 2 हार्मोन निकलेंगे पर हमको कौन सा वाला हार्मोन पढ़ना है? एक हार्मोन। पहले तो ध्यान से सुनना, ये मैंने आपके सामने एक मॉडल बना दिया है। इससे पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। वापस आप बताना पशपाली से कितने हार्मोन निकलने? दोनों को पढ़ेंगे। मध्यपाली से कितना हार्मोन निकलता है? एक हार्मोन निकलता है पर पढ़ेंगे नहीं उसको। चलो आप मुझे बताना अग्रपाली से कितने हार्मोन निकल रहे हैं? 2। हम कितना पढ़ेंगे? 1। तो कौन कौन से हार्मोन है? पहले सबसे फेमस हार्मोन, इस पूरे हार्मोन वाले लेसन का सबसे फेमस और वो जो हार्मोन है उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। बताना क्या नाम है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है। तो ऑक्सीटोसिन तो पता होना जरूरी है हमको। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, चलो ठीक है, बस इसके बारे में। इसके बाद हमको एक हार्मोन पढ़ना है, इसका नाम है एडीएच। क्या नाम है? एडीएच। और नोट्स मत देखना, अगर आप और नोट्स बोलोगे सर आपने ये नहीं पढ़ा है, वो आरएस लेवल तक का है, मेंस लेवल तक का, आपके नहीं आएगा इतना। आपके सिलेबस उनमें सब कुछ है। तो मैं आपको चीज बता रहा हूँ, क्वेश्चन इनमें से आएगा। और बाकी फिर भी 10 जगह देखोगे तो कोई इसका कोई सेंस नहीं है। पस वाली से कितने हार्मोन निकलेंगे? 2। कौन कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन और एडीएच। इससे हार्मोन पढ़ना नहीं है, इधर आ जाओ। इससे 2 हार्मोन निकल रहे हैं, एक हार्मोन पढ़ना है, और जो हार्मोन निकलना है उस हार्मोन को बोलेंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन। बताना कौन सा हार्मोन? ये प्रोलैक्टिन हार्मोन, इंग्लिश ही मैंने लिख दी है, प्रोलैक्टिन। ये हमारे सामने पिट्यूटरी ग्लैंड है। इनडायरेक्टली पीयूष ग्रंथि में आप बताना हमको कितने हार्मोन पढ़ने हैं? 3। ये तीनों हार्मोन होंगे तो हमारा हो जाएगा। ये आगे समझ में 3 पालियां, ये भी पूछ सकता है पीयूष ग्रंथि में कितनी पालियां? 3। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ऑक्सीटोसिन कौन सी पाली से निकलता है, इंपॉर्टेंट है। इन सब में अगर मुझसे पूछो एक ही चीज बताओ सर सबसे इंपॉर्टेंट ये, 100% एग्जाम में आने का जो चांस है वो ये है, इसलिए ऑक्सीटोसिन के बारे में सब पता होना चाहिए। ऑक्सीटोसिन पीयूष से निकलता है, पीयूष में भी कहां से? तो शुरू करते हैं, पहले प्रोलैक्टिन शुरू करते हैं, फिर ऑक्सीटोसिन शुरू करेंगे, और फिर क्या शुरू करेंगे? एडीएच। तो पहले इसको उतारो फिर शुरू करते हैं।
चलो ये तो हो गया ना। आगे समझ में, इनमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। करें स्टार्ट? तो पहले कौन सा पढ़े? चलो शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लो अभी, प्रोलैक्टिन हार्मोन, उसके बाद ऑक्सीटोसिन, उसके बाद एडीएच। प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन के ऊपर सुनना, जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ उसको समझ। सबसे पहले तो एक बात याद रखना हमेशा, कहीं भी साइंस में अगर लेक्ट वर्ड आ जाए, कहीं भी साइंस में आप मुझे बताना कौन सा वर्ड आ जाए, लेक्ट, तो लेक का मतलब दूध होता है। बताना लेक का मतलब क्या है? दूध। तो कहीं भी लेक्ट आ जाए, लेक का मतलब दूध है। अगर इसको भी सही से देखो तो आपको पता लग रहा होगा, हिंदी में भी लिख लो इसको, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया। अब इसमें साफ साफ आपको साफ साफ दिख रहा है, हिंदी में भी देख लो, इंग्लिश में भी देख लो, यहाँ भी लेक्ट वर्ड आ रहा है और यहाँ भी लेक्ट वर्ड आ रहा है। इसका मतलब 100% एक हिंट, तो बहुत बड़ा हिंट हमको मिल गया कि इस हार्मोन का जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। किससे कनेक्शन है? दूध से। ये तो इतना तो पता लग ही गया। अब देखते हैं दूध से कनेक्शन है तो क्या होता है। सबसे पहले तो आप मुझे बताना, यह हार्मोन मेल के अंदर एब्सेंट होता है। यह हार्मोन मेल के अंदर नहीं होता, मेल में कभी नहीं निकलेगा। चलो मेल में नहीं है, तो यह हार्मोन आप मुझे बताना किस में मिलेगा? फीमेल में। यह हार्मोन फीमेल में भी एब्सेंट होता है। यह हार्मोन मेल में भी नहीं मिलेगा और यह हार्मोन किस में भी नहीं मिलेगा? फीमेल में भी। तो आप बोलोगे फिर ये है किस में? नए मेल में। तीसरा और कौन हो गया? तो यह हार्मोन तीसरा है हमारे पास, प्रेग्नेंट फीमेल। तीसरी है हमारे पास प्रेग्नेंट फीमेल। देखो फीमेल होना और प्रेग्नेंट फीमेल होना एक बहुत बड़ा अंतर है। प्रेग्नेंट फीमेल का मतलब गर्भवती महिला, फीमेल हमेशा गर्भवती थोड़ी होती है। तो अब मेरी लैंग्वेज सुनते ना आप, जो मैं बात बता रहा हूँ, गर्भवती महिला। यह हार्मोन केवल गर्भवती महिला, यह हार्मोन केवल और केवल प्रेग्नेंट फीमेल में निकलता है, ना मेल में ना फीमेल में। केवल किस में निकलेगा? प्रेग्नेंट फीमेल में। अब प्रेग्नेंट फीमेल में भी ध्यान से सुनना, जब प्रेग्नेंट फीमेल की गर्भावस्था पूरी हो जाती है, जब प्रेग्नेंट फीमेल की गर्भावस्था, गर्भावस्था को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रेगनेंसी। सबको पता है प्रेगनेंसी कितने महीने की है? जल्दी आप बता दो कितने महीने की है? 9 महीने की। तो जब प्रेग्नेंट फीमेल की प्रेगनेंसी पूरी हो जाती है, मतलब वो बच्चे को जन्म दे देती है, बच्चे का बर्थ कर देती है, 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हो गया उसका। अब जब बच्चा पैदा हो गया तो बच्चे को खाना तो खाना है ना। बच्चा पैदा होते चाउमीन बर्गर डोसा ही थोड़ी खाएगा कि मुझे रोटी दो, चाउमीन दो, बर्गर दो। तो आप मुझे बताना, पैदा होने के बाद उसको भी खाना तो देना है, तो उसको खाना कहां से? वो कुछ खाएगा? रोटी वोटी कुछ खाएगा नहीं। तो क्या होता है, माई बच्चे के लिए भोजन बनाती है, माई बच्चे के लिए भोजन बनाती है। और भोजन कैसे बनाएगी? तो जैसे ही ये गर्भावस्था पूरा, जैसे गर्भावस्था पूरी हो जाती है, गर्भावस्था के बाद 6 से 12 महीने तक, गर्भावस्था के बाद बोल रहा हूं, बताना कितने महीने तक? गर्भावस्था के बाद। किसी में 6 महीने तक, किसी में 12 महीने तक, किसी में 8 महीने तक। 6 से 12 महीने के बाद ये प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये माता के स्तन, स्तन को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेस्ट, ये माता के स्तन में, क्योंकि अब तो मां बन गई है, पहले तो महिला थी लेकिन अभी महिला महिला नहीं है, अभी क्या है? माता। और ये हो गए माता के स्तन। तो मदर के जो स्तन है, इंग्लिश में मदर ब्रेस्ट, मदर ब्रेस्ट। तो ये जो हार्मोन है, ये माता के स्तन में बनाएगा। माता के स्तन में क्या बनाएगा? दूध। तो ये हार्मोन माता के स्तन में बना रहा है। आप बताना क्या बना रहा है? दूध। और क्या फायदा? अच्छा बता दो अब जल्दी, दूध कब बनेगा फिर? क्या प्रेगनेंसी से पहले बन सकता है क्या? कब बनेगा? प्रेगनेंसी के बाद। कब तक बनेगा? किसी में 6 महीने तक, किसी में 8, 9, 10, 11, 12 तक। अफवाह स्वरूप किसी में ज्यादा बन सकता है, वो एक एबनॉर्मल बात है। नॉर्मल यही कि दूध इतने महीने तक ही बनेगा। अब ये दूध बनेगा और इस दूध को पिला के, इस दूध को पिला के माँ अपने बच्चों को दे देगी। क्या दे देगी? भोजन। ये आ गया, क्योंकि बच्चा सिर्फ एक ही चीज खाता है पैदा होने के बाद, वो क्या है? दूध। इस दूध में सब कुछ होता है, इसी कारण माँ को ही बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? दूध, ताकि वो अपने बच्चे को भोजन दे पाए। 12 महीने के बाद ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि 12 महीने के बाद बच्चा किसी और चीज पर भी डिपेंडेंट हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो दूध ही पिएगा, वो और कुछ चीजें भी खाने लग जाता है, इसी कारण दूध पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। इसी कारण धीरे धीरे हार्मोन क्या हो जाता है? कम। चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध बना रहा है, बताना क्या कर रहा है? दूध को बना रहा है। कौन बना रहा है दूध को? सही ना, दूध को बना रहा है, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध को बना रहा है, इसलिए प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध को बना रहा है, इसलिए प्रोलैक्टिन हार्मोन को हम बोलेंगे, बताना क्या बोलेंगे? दुग्ध निर्माणकारी हार्मोन। बताना कौन सा हार्मोन?
दूध को बनाने वाला हार्मोन कौन सा है? दूध को बनाने वाला हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये हो गया मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन। क्वेश्चन आ जाए मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन किसे कहेंगे? जल्दी बता दो किससे? वो प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये बनाता है, बताना क्या बनाता है? दूध। ये आ गया। अब पहले इतना उतारोगे या चलो इतना उतारो फिर। हो गया? चलिए लिखे। तो सिंपल से ऐसे वैसे पता लग गया लेक लेक का मतलब दूध, तो दूध से आपको बहुत कुछ पता लग गया होगा। लिखना। किसमें मिलेगा ये? कि प्रेग्नेंट फीमेल। आ गया समझ में? लिखना। यह हार्मोन गर्भावस्था के बाद, आफ्टर प्रेगनेंसी, यह हार्मोन गर्भावस्था के बाद, आफ्टर प्रेगनेंसी, यह हार्मोन गर्भावस्था के बाद, आफ्टर प्रेगनेंसी, it is secreted it is secreted till 6 to 12 month of pregnancy। गर्भावस्था के बाद यह हार्मोन, गर्भावस्था के बाद यह हार्मोन 6 से 12 महीने तक स्रावित होता है। 6 से 12 महीने तक स्रावित होता है। 6 से 12 महीने तक स्रावित होता है। आफ्टर प्रेगनेंसी दिस हार्मोन इज secreted from 6 to 12 month of pregnancy। सही है? इट प्रोड्यूस मिल्क इन मदर ब्रेस्ट। यह माता के स्तन में, लाइन चेंज करके, यह माता के स्तन में दूध का निर्माण कराता है। इट प्रोड्यूस मिल्क इन मदर ब्रेस्ट। यह माता के स्तन में दूध का निर्माण कराता है। यह माता के स्तन में किसका निर्माण कराता है? दूध का निर्माण कराता है। इट प्रोड्यूस मिल्क इन मदर ब्रेस्ट। यह माता के स्तन में दूध का निर्माण कराता है, इसलिए इसे मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन कहते हैं। सो इट इज नोन एज मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन। इसलिए इसे
दुग्ध निर्माणकारी हार्मोन कहते हैं. सो इट इज नोन एज मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन. इसलिए इसे कौन सा हार्मोन? दुग्ध निर्माणकारी हार्मोन कहते हैं. आगे समझ, छोटा सा था. आ जाओ सेकेंड हार्मोन पर, बताना कौन सा हार्मोन आएगा? ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन थोड़ा बड़ा है, इसके 3-4 काम है, तो एक एक करके देखते हैं. पहला काम, डालिए हेडिंग, डालो हेडिंग तो डालो. ऑक्सीटोसिन हार्मोन. करें स्टार्ट? चलो आप मुझे बताना, ये वापस मदर ब्रेस्ट बना देते हैं, माँ के स्तन. ब्रेस्ट लिख लेते हैं. चलो आप मुझे बताना, इन स्तनों में बन गया था, बताना क्या बन गया था? दूध. कब बना था? प्रेगनेंसी के बाद बन गया था दूध. किसने बनाया था? किसने बनाया था बताओ? प्रोलैक्टिन हार्मोन. ये आगे समझ में. पर आप मुझे बताना, दूध का बनना ही काफी नहीं है. ये मदर माँ दूध तो बना रही है, पर ये दूध आप मुझे बताना तभी काम आएगा जब ये बाहर निकलेगा. प्रोलैक्टिन हार्मोन केवल इस दूध को बनवा रहा है, इस दूध को बाहर नहीं निकलवा रहा. तो प्रोलैक्टिन हार्मोन ने दूध बनवा दिया, लेकिन दूध को बाहर निकालने वाला कोई दूसरा हार्मोन है. ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी गर्भावस्था के बाद निकलेगा. कब निकलेगा बताना? गर्भावस्था के बाद. और जो प्रोलैक्टिन ने दूध बना दिया था, उस दूध को बाहर निकालेगा. तो दूध बाहर निकल रहा है. और आप बताना, वो दूध बना रहा था लेकिन ये बाहर निकल रहा है. बाहर निकल रहा है, बताना कौन बाहर निकल रहा है? ऑक्सीटोसिन. और मैंने कल एक वर्ड सिखाया था आपको, जो चीज अंदर होती है और अंदर से बाहर निकल जाती है, इस प्रोसेस, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? स्त्रवन. और पदार्थ को क्या बोलते हैं? स्रावी पदार्थ. तो आप मुझे बताना, ये दूध को बना रहा है या स्रावित कर रहा है? तो इसे दुग्ध निर्माणकारी हार्मोन बोले हैं, दुग्ध स्रावी हार्मोन बोले? दुग्ध स्रावी. क्योंकि दूध को बना, या आगे समझ में, दूध को बाहर निकाल रहा है मदर के स्तन से, इसलिए इसे हार्मोन को, ये दोनों बहुत फेमस क्वेश्चन है. इसलिए आप मुझे बताना, इसे कौन सा हार्मोन बोलेंगे? दुग्ध स्रावी हार्मोन. इंग्लिश में, इंग्लिश वाले बोलो, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मिल्क सिक्रेटरी हार्मोन. आगे समझ में. और क्योंकि दूध को बाहर निकालता है, इसके इसी गुण के कारण कि कौन सा हार्मोन दूध को बाहर निकालता है? क्योंकि दूध को बाहर निकालता है, इसी कारण जितने भी जानवर जिनका दूध हम पीते हैं, ऐसे जानवर जिनका दूध हम पीते हैं, ऐसे जानवर को बोलते हैं मवेशी. सुना होगा ना आपने मवेशी. मवेशी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैटल्स. कैटल्स किसे कहते हैं? जिनका दूध हम पीते हैं. गाय भैंस बकरी. तो आप मुझे बताना, जो गाय भैंस बकरी को पालते हैं, वो चाहते हैं उनका दूध ज्यादा निकले, उनसे ज्यादा दूध आएगा तो बेचेंगे ज्यादा, पैसा ज्यादा आएगा. तो आजकल जो मवेशी हैं, इनसे ज्यादा दूध को निकालने के लिए आप बताना इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं. किसके इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं? उनमें ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं. और ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं जानवरों के. इससे दूध ज्यादा निकलेगा, और ज्यादा निकलेगा तो ज्यादा पैसा आ जाएगा. समझ में आ गया होगा. ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ज्यादा दूध को निकालने के लिए मवेशियों में से किसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं. तो आपको पता लग गया किसके इंजेक्शन. आगे समझ में. चलो ठीक है. अब एक और बात सुनना, आप मुझे बताना, ये जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसे लविंग हार्मोन भी बोलते हैं. बताना कौन सा हार्मोन? लविंग हार्मोन. लविंग हार्मोन क्यों इसको बोलते हैं? ध्यान से सुनते ना. क्योंकि जब किन्हीं भी दो लोगों के बीच में ये वाला संबंध बनता है, बताना कौन सा वाला? प्यार का संबंध बनता है, तो ये हार्मोन उस समय स्रावित होने लग जाता है. वापस मेरी बात सुनना. सबसे पहले तो मैं आपको बोलूं, ये हार्मोन दोनों में मिलेगा. बताना कौन सा हार्मोन दोनों में मिलेगा? ऑक्सीटोसिन. पर ये ज्यादा निकलने लग जाता है. ज्यादा कब निकलेगा? जब दूध निकलवाना हो तो ज्यादा निकलेगा. और आप बताना, जब किन्हीं भी दो लोगों के बीच में कौन सा संबंध बनता है? प्यार का, तब भी ये निकलेगा. अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे, तो थोड़ा ध्यान से सुनना. आप मुझे बताना, दूध बाहर कौन निकलवाता है? बताओ, दूध कौन बाहर निकलता है? अब आप बताना, ऐसे तो माँ ने एक बच्चा पैदा कर दिया, दूध बन रहा है, ऐसे तो दूध बाहर निकलता रहेगा 24 घंटे ही. आप सोचो, जो जो जिस फीमेल ने बच्चे को पैदा करा, उससे दूध अगर बाहर निकलता रहेगा, घर ही भर जाएगा. किससे भर जाएगा? दूध से. वो फीमेल डूब के मर जाएगी दूध में. तो आप मुझे बताना, आप मुझे बताना, दूध ऐसे तो निकलता रहेगा, 24 घंटे निकलेगा, फीमेल ही परेशान हो जाएगी, 1-1 साल तक दूध निकलेगा. पर ऐसे दूध नहीं निकलता, तो क्या होता है वो सुनना.
आप मुझे बताना, माँ ने, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन ने दूध बना दिया, अब ऑक्सीटोसिन निकलेगा तभी तो निकलेगा, क्या निकलेगा? दूध। तो आप मुझे बताना, जब ये माँ अपने बच्चे को सीने से लगाती है, बताना कौन लगा रही है? माँ। इसका मतलब माँ और बच्चे के बीच में, माँ और बच्चे, जैसे माँ अपने बच्चों को ले रही है तो माँ और बच्चे के बीच में कौन सा संबंध पैदा हो गया? प्यार का। अब जैसे प्यार का संबंध पैदा हो गया तो अब माँ की जो पीयूष ग्रंथि है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करेगी, और ऑक्सीटोसिन स्रावित करेगी तो निकलेगा बाहर, बताना क्या निकलेगा? दूध। ये आगे समझ में? तो जब माँ सीने से लगाएगी जब भी उसके अंदर दूध बाहर निकलेगा, और जैसे माँ और बच्चा दूर दूर हुए, माँ और बच्चा दूर दूर हुए तो ये वाला संबंध खत्म हो गया, और जब ये वाला संबंध खत्म हो गया तो ऑक्सीटोसिन निकलना बंद और दूध निकलना भी क्या हो गया? बंद। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा, ये हार्मोन जब दो लोगों के बीच में प्यार का संबंध बनता है उस समय ज्यादा स्रावित होने लग जाता है, इसलिए इस हार्मोन को बोलते हैं, बताना कौन सा हार्मोन बोलते हैं? लविंग हार्मोन। दूध निकलवाने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। और बनवाने वाला? प्रोलैक्टिन। चलो अब चौथा काम देखना, इंपॉर्टेंट है फोर्थ। तो फोर्थ को समझते हैं। महिलाओं के अंदर एक और अंग पाया जाता है, फीमेल जो होती है, इस फीमेल के अंदर ये अंग पाया जाता है, पढ़ाऊंगा हम फीमेल में पढ़ेंगे, अभी तो मेरे कहने से मान लो। ये अंग देखो ऊपर से चौड़ा है, ऊपर से तो चौड़ा है और नीचे से कैसा है? नैरो, सकरा। तो ये अंग केवल और केवल किसमें मिलता है? बोलो किसमें मिलता है? महिलाओं में। और ये क्यों मिलता है? क्योंकि महिला को 9 महीने तक अपने अंदर बच्चा रखना है, बताना बच्चे रख के लड़के रखते हैं कि बच्चे? बोलो कौन रखता है बच्चे? 9 महीने तक बच्चा किसके पास रहता है? महिला के पास। तो ये ऑर्गन जो है इसी ऑर्गन के अंदर पड़ा रहता है, कौन पड़ा रहता है? बच्चा। कब तक पड़ा रहता है? 9 महीने तक। इसी कारण किसमें मिलेगा? मेल में, फीमेल में? तो ये महिलाओं में रहता है। और मान लेते हैं फीमेल प्रेग्नेंट है, तो फीमेल प्रेग्नेंट है तो बताना फीमेल के अंदर होगा, बताओ फीमेल के अंदर कौन होगा? बच्चा। तो मान लेते हैं फीमेल है, सॉरी फीमेल प्रेग्नेंट है और ये फीमेल के अंदर बच्चा है इस ऑर्गन के अंदर। फीमेल प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट है तो बताना कौन है उसके अंदर? बच्चा। ये बच्चा अभी अंदर ही, बाहर निकला नहीं है। तो आप मुझे बताना, इसको हम बोलेंगे शिशु। बहुत सारे नाम इसके, शिशु बोल दो, इंग्लिश में बेबी बोल दो, ये आगे समझ में। या इसको बहुत लोकल लैंग्वेज में क्या बोल दो? गर्भ। ऐसा बच्चा जो निकला नहीं है अभी माँ के पेट के अंदर ही, इसे बहुत हिंदी में क्या बोलते हैं? गर्भ, बेबी, कुछ भी बोल दो, चलो ठीक है। तो आप मुझे बताना, बच्चा यहाँ पड़ा रहेगा, इस अंग में पड़ा रहेगा, तो बताओ ये अंग किस में होगा? लड़कों में या लड़कियों में? ये ऑर्गन लड़कियों में होगा, इसलिए इस अंग को हम बोलते हैं गर्भाशय। बताना इस अंग को हम क्या बोलते हैं? गर्भाशय। हिंदी में हम बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं यूट्रस। तो ये यूट्रस या गर्भाशय बता दो किसमें मिलेगा? मेल में या फीमेल में? ये तो समझ में आ गया। बच्चा कब कहां पड़ा रहेगा? इसी ऑर्गन में। कितने महीने तक? ये आगे समझ में। ऊपर से कैसा ही है और नीचे से कैसा है? नैरो, सकरा। चलो आप मुझे बताना, धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, हो गया बच्चा, बहुत बड़ा हो गया। कितने महीने हो गए? 9 महीने। जैसे ही 9 महीने हुए बच्चा अंदर से आवाज दे रहा है, मुझे बाहर निकालो, मैं अंदर रह रह के बोर हो गया, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, इसलिए मुझे बाहर निकालो। तो ये बच्चा बाहर निकालने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब बच्चा ये बोलना चाह रहा है मेरा करवा दो। बताना क्या करवा दो? जन्म। इसका मतलब हम क्या करवा रहे हैं? शिशु जन्म। शिशु जन्म को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड बर्थ। ये तो इंग्लिश नाम है। इसका टेक्निकल नाम क्या है? बच्चे के पैदा होने को टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं प्रसव, और प्रसव को इंग्लिश में बोलते हैं डिलीवरी। ये सब समझ में आ गया होगा आपको, एक ही नाम है, बच्चा पैदा, प्रसव, डिलीवरी। सही है। तो हम बताना है बच्चा पैदा कब करेंगे? 3 महीने बाद या 4 महीने बाद? 9 महीने बाद। तो अब बच्चा कैसे पैदा करें? अब मान लो बच्चा तो हो गया 9 महीने का, हम बच्चा पैदा कैसे करें? तो ध्यान से सुनना, बच्चा कैसे पैदा होता है। देखो ये यूट्रस नीचे से नैरो है, अब एक तो बच्चा बड़ा हो गया, नीचे की निकलने की तो जगह ही नहीं है। हाँ, नीचे से भी अगर चौड़ा होता तो फिर भी निकल जाता, पर एक तो बच्चा बड़ा हो गया और नीचे से तो जगह ही नहीं है इसके पास। ऊपर से तो ब्रॉड है, चौड़ा है, नीचे से सकरा है। तो क्या होता है, जब डिलीवरी करानी होती है डॉक्टर टाइम दे देता है महिला को कि आज तुम्हारा बच्चा पैदा होने वाला है। तो जब फीमेल की डिलीवरी होती है, किस समय बताना, किस समय बात बोल रहा हूँ? प्रसव के समय। डिलीवरी होने वाली है, इसका मतलब आप बताना किसके समय की बात कर रहा हूं मैं? प्रसव के समय। इंग्लिश में लिख लेना आप, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। फीमेल के जब प्रसव होता है तो फीमेल में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। बताना किसका लेवल बढ़ जाता है? ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ जाता है, ऑक्सीटोसिन ज्यादा स्रावित होता है। और ऑक्सीटोसिन ज्यादा स्रावित होकर क्या करेगा वो मैं बता रहा हूं। ये ऑक्सीटोसिन गर्भाशय को चारों तरफ से दबाएगा। ये ऑक्सीटोसिन गर्भाशय को चारों तरफ से दबाएगा। दबाने का मतलब ये ऑक्सीटोसिन गर्भाशय को चारों तरफ से सिकुड़ेगा। बताना क्या करेगा? सिकुड़ेगा। सिकुड़ने को आप मुझे बताना, सिकुड़ना जो होता है, सिकुड़ने को हम हिंदी में बोलते हैं संकुचन। बताओ सिकुड़ने को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉन्ट्रेक्शन। बच्चे पैदा होने करने, जैसे एक गुब्बारा है, गुब्बारे को अगर मैं पानी भरा हुआ है, इस गुब्बारे को दबाता जाऊंगा, नीचे हल्का सा छेद होगा तो धीरे धीरे पानी कहाँ जाएगा? नीचे। उसी प्रकार से बच्चा पैदा करना है तो हमको हमारे गर्भाशय को सिकुड़ना पड़ेगा। जैसे हम गर्भाशय को सिकुड़ेंगे, इस बच्चे पर प्रेशर आएगा और बच्चा थोड़ा थोड़ा धीरे नीचे आएगा। फिर यहाँ आ गया, यहाँ से कॉन्ट्रेक्शन कर दो
तो बताना बच्चे के नीचे आने के लिए, पैदा होने के लिए क्या जरूरी है? संकुचन। इंग्लिश में क्या जरूरी है? कॉन्ट्रेक्शन। अगर ये संकुचन नहीं होगा, मान लो हो ही नहीं रहा, बच्चा कभी भी नीचे नहीं आएगा, तो वापस आप बताओ, तो बच्चे पैदा करने के लिए क्या जरूरी है? संकुचन। और ये संकुचन कौन सा हार्मोन कराता है बताओ, या संकुचन कौन सा हार्मोन कराएगा? ऑक्सीटोसिन। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन आप मुझे बताना ज्यादा निकलता है और ये गर्भाशय में कर देता है। बताओ गर्भाशय में क्या कर देता है? ये गर्भाशय में कर देता है। बताओ गर्भाशय में क्या करेगा? संकुचन। तो ये गर्भाशय में संकुचन इंग्लिश में क्या कर देगा? कॉन्ट्रेक्शन। और संकुचन कर देगा, जिससे हो जाएगा, बताना जिससे क्या हो जाएगा? प्रसव। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? डिलीवरी। तो क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो बच्चे पैदा करने के लिए जरूरी है, जिसके बिना बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता? कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन। और क्यों कर रहा है? बच्चे पैदा क्यों कर रहा है? नहीं, बच्चे पैदा क्यों कर रहा है? क्या है इसके अंदर जो बच्चे पैदा कर रहा है? पता नहीं क्यों कर रहा है। संकुचन कर रहा है। क्या कर रहा है? किसमें संकुचन कर रहा है? किसमें कर रहा है? इसी कारण क्या कर रहा है? बच्चे पैदा। वापस बताओ, बच्चे पैदा क्यों कर रहा है? क्योंकि ये संकुचन कर रहा है। किसमें कर रहा है? इसी कारण आप बताना बच्चे पैदा करने के लिए जरूरी है, इसलिए इस हार्मोन को हम ये वाला हार्मोन भी बोलते हैं। कौन सा हार्मोन? प्रसव हार्मोन। इंग्लिश में बताना कौन सा हार्मोन बोलते हैं? डिलीवरी हार्मोन। आ गया समझ में? कितने नाम हो गए? देखो इसके बहुत सारे नाम हो गए। लविंग हार्मोन भी बोल रहे हैं, दुग्ध स्त्रावी हार्मोन भी बोल रहे हैं, प्रसव हार्मोन, डिलीवरी हार्मोन भी बोल रहे हैं। उतारो चलो। एक इसकी थोड़ी कल लिखा दूंगा ना, ये तो पॉइंट पॉइंट लिख लो। एक पॉइंट बचा हुआ है इसमें, ऑक्सीटोसिन में। हो गया पूरा? कंप्लीट है?